हेलो दोस्तों, मुझे आप सबसे एक बहुत जबरदस्त बात बतानी है। अगर आपको ये स्टोरी सुननी है ना, तो बस एक छोटा सा काम करो। वीडियो को हाइप कर दो, लाइक ठोक दो, शेयर घुमा दो, पूरी दुनिया को बता दो। और हाँ, कमेंट जरूर करना, वरना मेरा सिस्टम बोल देता है। नेक्स्ट एपिसोड, एरर बाइलिंग सी, कमेंट नॉट फाउंड। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो, हाइप बढ़ाओ, और मैं ले आऊंगा अगला धमाकेदार एपिसोड। धूल धीरे धीरे बैठने लगी। विक्रम ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और बड़ी उदासीनता से, जैसे कुछ हुआ ही न हो, कहा, मैंने बहुत पहले कहा था कि यह सब लड़ाई और मारकाट बहुत निरर्थक है, लेकिन अफसोस कि मेरी कोई सुनता ही नहीं। सब खुद को बड़ा तीसमारखा समझते हैं। हॉल में मौजूद किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। मजाक है क्या? आखिर कौन ऐसे व्यक्ति से बात करने या बहस करने की जुर्रत करेगा जो एक ही मौके से एक पूरी छत उड़ा सकता है? जहां तक गुरुजी तनेजा का प्रश्न है, जो कुछ देर पहले तक विक्रम का मजाक उड़ा रहे थे, इस समय वे इतने शर्मिंदा थे कि उनकी इच्छा हो रही थी कि जमीन फट जाए और वे उसमें समा जाएं। क्या उन्होंने सचमुच इस आदमी को नीची नज़र से देखा था और इसका मजाक उड़ाने की हिम्मत की थी? उन्हें ये साहस किसने दिया था? अपनी मूर्खता ने। विक्रम धीरे धीरे वीआईपी बॉक्स, वीआईपी बूथ से नीचे उतरा और मंच पर रखे ड्रैगन गट्स की ओर बढ़ा। जब वह रंजीत सिंह के पास से गुजरा तो विक्रम ने उसे सिर्फ एक पल के लिए अपनी उदासीन, ठंडी नज़रों से देखा। यहाँ तक कि इस एक उदासीन नज़र से भी रंजीत सिंह को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का सारा खून जम गया हो। उस अत्यधिक भय और दहशत से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अघोरी बाबा अब खंडहरों के नीचे दबा हुआ था, उसका भाग्य अनिश्चित था। मूल रूप से रंजीत सिंह ने सोचा था कि अघोरी बाबा जैसे सक्षम और खूंखार तांत्रिक की मदद से वह आसानी से राय साहब और रिया को रास्ते से हटा सकता है और सम्राट ग्रुप पर कब्जा कर सकता है। लेकिन उसने सपने में भी यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई अनजान व्यक्ति अचानक आकर उसकी सारी योजनाओं पर पानी फेर देगा। इस समय उपस्थित भीड़ में एक और व्यक्ति था जो पूरी तरह हैरान और डरा हुआ था। वह राहुल सिंघानिया का पिता और सिंघानिया परिवार का मुखिया सेठ सिंघानिया होंग युआन था। इस बार वह नीलामी में एक कोने में छिपकर आया था ताकि उसकी ओर किसी का ध्यान न जाए। वह अपने बेटे राहुल का कर्ज चुकाने के लिए यहाँ आया था। रिया ने उसे बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया था कि यह राशि ठीक 4,99,99,900 रुपये, 4,99,99,900 रुपये थी। सेठ सिंघानिया में सम्राट ग्रुप की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं थी और बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करने के बाद वो अनिच्छा से इस नीलामी में आया था। लेकिन उसके पास एक चाल थी और उसने तुरंत पैसा नहीं सौंपा था, बल्कि किनारे से ही तमाशा देखते रहना पसंद किया था। आखिरकार रंजीत सिंह अब शहर में एक बड़ी बात बन चुका था और उसके सत्ता में आने की बहुत चर्चा थी। और उसके सिंघानिया परिवार का रंजीत सिंह के साथ पुराना और अच्छा रिश्ता था। यदि रंजीत सिंह आज राय साहब को हराने में कामयाब हो जाता तो सेठ सिंघानिया अपने आप को उन 5 करोड़ रुपयों को देने से बचा सकता था। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि यह विक्रम, जिसने पहले ही उनके बेटे राहुल को इतना डरा दिया था कि वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है, इतना दुर्जेय और भयानक होगा। एक ही मुक्का मारकर उसने एक सिद्ध पुरुष, ट्रू बीइंग, तांत्रिक को हवा में उड़ा दिया। अब सेठ सिंघानिया को भी सदमा और डर का मिश्रित एहसास हुआ और उसे पहले ही पैसे न देने का बहुत पछतावा हुआ। काश मैंने पहले ही हिसाब चुकता कर दिया होता। विक्रम मंच पर आया और अपने हृदय में एक विलाप और लालसा की भावना के साथ ड्रैगन गट्स को देखने लगा। अतीत में जब वह अपनी शक्तियों के चरम पर था तो वह ऐसी मामूली आध्यात्मिक जड़ी बूटी पर दूसरी नज़र भी नहीं डालता था, लेकिन अब अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए वह इसे एक अनमोल खजाने की तरह मान रहा था। विक्रम ने अपना हाथ बढ़ाया और वह उस जड़ी बूटी को छूने ही वाला था। अचानक पूरे हॉल की जमीन जोर से हिलने लगी। गड़गड़ाहट, खंडहरों से एक भयानक और दुष्ट आभा और उभरी, और फिर मलबे को हटाते हुए लगभग 2 मीटर लंबा एक हट्टा कट्टा राक्षसी दिखने वाला आदमी, जिसकी मांसपेशियां पत्थरों की तरह उभरी हुई थीं, सबके सामने प्रकट हुआ। हे लड़के, मुझे इस भयानक रूप को धारण करने के लिए मजबूर करके तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए, उस राक्षसी आदमी ने एक भयावह गूंजती हुई आवाज में कहा। ये वास्तव में अघोरी बाबा था, वह मरा नहीं था। रंजीत सिंह ये देखकर खुशी से उछल पड़ा। अघोरी बाबा, आप जिंदा हैं, आप महान हैं। सेठ सिंघानिया भी और उत्साहित हो गया। अब छिपने की जरूरत नहीं थी, वह कूदकर सामने आया। चेयरमैन रंजीत, इस असाधारण महापुरुष की मदद से आपका महान प्रयास जरूर सफल होगा। सम्राट ग्रुप अब आपका है। सेठ सिंघानिया की बात सुनकर रंजीत सिंह जोर जोर से और पागलों की तरह हंसने लगा। केवल विक्रम ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। तर्कसंगत रूप से तुम्हें ऐसी खतरनाक गुप्त तकनीक, सीक्रेट टेक्निक का उपयोग करने में सक्षम नहीं होना चाहिए जब तक कि तुम अपनी खुद की जीवन शक्ति, लाइफ स्पैन को जला न रहे हो। तुम अपनी जान दे रहे हो।
अघोरी बाबा ने एक क्रूर हंसी हंसी, लड़के तुम्हारी नज़र बहुत पैनी है, लेकिन अफसोस ये जानकर भी तुम्हें मरना ही होगा। ओह क्या ऐसा है? विक्रम ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर आ जाओ, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम इस नए रूप में कितने शक्तिशाली हो। अघोरी बाबा पूरी ताकत और गुस्से के साथ विक्रम की ओर दौड़ा। इस बार उसकी गति अकल्पनीय रूप से तेज थी। उसने एक लंबी छलांग लगाई और हवा में ही एक भयानक मुक्का मारा। इस मुक्के की ताकत इतनी ज्यादा थी कि इसने पूरे हॉल में हवा का एक तेज बवंडर पैदा कर दिया। लेकिन विक्रम न तो अपनी जगह से हिला, न ही उसने चकमा देने की कोशिश की। वह बस चुपचाप अपनी छाती तानकर खड़ा रहा। अघोरी बाबा के मुंह के कोने पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। विक्रम सही था, ये भूत प्रेत कब्जा, गोस्ट ची पोजेशन, गुप्त तकनीक उसकी वर्तमान साधना के स्तर से बहुत परे थी। इसे जबरदस्ती इस्तेमाल करने के लिए उसे अपनी जीवन शक्ति को जलाना पड़ रहा था। लेकिन अब अघोरी बाबा को इन सब की परवाह नहीं थी। जब तक वह ड्रैगन गट्स प्राप्त कर सकता था, वह सिद्ध पुरुष के दायरे को तोड़कर जियाओ दायरे शाओ रेल्म में कदम रख सकता था। तब इस दुनिया में कौन उसका विरोधी हो सकता था? धप, एक दबी हुई भारी आवाज गूंजी। अघोरी बाबा का मुक्का सीधे विक्रम की छाती पर लगा। विक्रम किसी फटे हुए गुब्बारे की तरह हवा में उड़ा और एक दीवार से जा टकराया और फिर शांत हो गया। रिया डर के मारे चीख पड़ी। राय साहब का चेहरा भी गंभीर और चिंतित हो गया। केवल गुरुजी तनेजा थे जिन्होंने पहले थोड़ी भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर राहत की सांस ली। चलो बला टली। हालांकि रंजीत सिंह, सेठ सिंघानिया और अन्य लोग खुशी से झूम उठे। दिव्य अघोरी बाबा की जय हो, आप सचमुच महान हैं। विक्रम के मरने के साथ अब उनके रास्ते में कोई नहीं बचा था। आसपास की भीड़ में भी शोरगुल मच गया। क्या यह अघोरी बाबा सचमुच इतना भयानक और शक्तिशाली है? लगता है वो बेचारा विक्रम मारा गया, कई लोग मन ही मन सोच रहे थे। अघोरी बाबा काफी आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था। उसकी नजरें लालच और जीत की खुशी से जल रही थीं। उसने मंच पर रखे ड्रैगन गट्स को देखा, जो उसके सुनहरे भविष्य की कुंजी था। अघोरी बाबा उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था। तभी एक फीकी और शांत आवाज मलबे से आई, मैं देखना चाहता था कि तुम इस नए रूप में कितने शक्तिशाली हो, लेकिन कितनी निराशा हुई। तुम मेरे स्वाद के हिसाब से बहुत कमजोर हो। रंजीत सिंह, सेठ सिंघानिया और अन्य लोग जो कुछ पल पहले तक खुशी मना रहे थे, अब अपनी जगह पर जम गए। रिया ने खुशी और आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। ढही हुई दीवार के मलबे से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। धूल और धुंध हटने के बाद वह विक्रम था। वह पूरी तरह शांत और संयमित दिख रहा था। अघोरी बाबा के उस भयानक मुक्के से उड़ जाने के बावजूद विक्रम के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। उसके कपड़े बेदाग थे, यहाँ तक कि उसके बाल भी पूरी तरह से अपनी जगह पर थे। अघोरी बाबा भी थोड़ा चौंक गया। ये कैसे संभव है? अघोरी बाबा को पूरा भरोसा था कि उसका मुक्का स्टील को भी तोड़कर कबाड़ बना सकता है। क्या इस आदमी का शरीर स्टील से भी ज्यादा मजबूत है? अघोरी बाबा के संदेह को भांपते हुए विक्रम ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है, बात बस इतनी है कि तुम बहुत कमजोर हो। तभी विक्रम ने अघोरी बाबा की तरफ उंगली उठाई। कहते हैं, जो आता है सो जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने मुझे मुक्का मारा है, अब मेरी बारी है। ऐसा कहने के बाद विक्रम के पैर की उंगलियों ने जमीन को छुआ और वह अचानक एक रॉकेट की तरह हवा में उछल पड़ा। फिर उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी आगे बढ़ाई और हवा में गूंजती हुई आवाज में चिल्लाया, मेरी मुट्ठी देखो और स्वर्ग और पृथ्वी को हिलते हुए देखो। उसका मुक्का दिखने में साधारण लग रहा था, लेकिन जैसे ही यह नीचे उतरा, वहां मौजूद हर एक व्यक्ति को लगा जैसे पूरी दुनिया हिल रही है। जमीन कांप उठी और कुछ लोग तो अपना संतुलन खोकर गिर पड़े। अघोरी बाबा ने अंततः अपनी मौत को सामने देखकर अत्यंत भयभीत भाव से कहा, कृपया मुझे छोड़ दो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि विक्रम की मुट्ठी उसके सिर पर पड़ी। स्प्लैट, गुप्त तकनीक से विशाल बना अघोरी बाबा मुक्का लगते ही किसी पिचके हुए टमाटर की तरह जमीन पर गिर गया। उसकी गर्दन टूट गई और उसका सिर उसकी छाती में धंस गया। उसका 2 मीटर का विशाल शरीर घटकर 1 मीटर से भी कम रह गया। खून, हड्डियां और मस्तिष्क का मलबा हर जगह बिखर गया। विक्रम वापस उसी स्थान पर आ गया जहां से उसने छलांग लगाई थी। वह अपने हाथों को पीठ के पीछे करके शांत खड़ा हो गया, मानो कोई स्वर्गीय देवता, हेवनली डेटी हो जिसने अभी अभी एक राक्षस का वध किया हो। रंजीत सिंह और सेठ सिंघानिया डर के मारे बुरी तरह कांप रहे थे, खासकर रंजीत सिंह, जिसने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया था और उसे अपनी कमर के नीचे गीलापन महसूस हो रहा था। लेकिन उसी समय अघोरी बाबा की लाश से काली धुंध, ब्लैक मिस्ट का एक गुबार निकला और तेजी से खिड़की की ओर भागने लगा। यह उसकी दुष्ट आत्मा थी। विक्रम ने उदासीनता से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी बच सकते हो? उसने बस अपना हाथ हिलाया और एक अदृश्य शक्ति ने उस काली धुंध को खींचकर विक्रम की मुट्ठी में कैद कर लिया।
काली धुंध ने छूटने के लिए जमकर संघर्ष किया, लेकिन विक्रम ने अपने हाथ का एक भयंकर दबाव डाला। भभक, काली धुंध पूरी तरह से तित्रबिर हो गई और हमेशा के लिए नष्ट हो गई। चारों ओर पूर्ण खौफनाक शांति छा गई, धूल धीरे धीरे बैठ गई। विक्रम ने अखाड़े के चारों ओर देखा और जहां भी उसकी नजर गई, कई लोगों के चेहरों पर गहरा डर और दहशत दिखाई दी। वे सभी जल्दी जल्दी पीछे हटने लगे, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। रंजीत सिंह तो पूरी तरह से लकड़ी के मुर्गे जैसा पत्थर की मूरत हो गया था। वह जानता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, उसका खेल पूरी तरह से बिगड़ गया है। जिस सिद्ध पुरुष, तांत्रिक, अघोरी बाबा को वह एक देवता के समान अजेय मानता था, उसे इस साधारण दिखने वाले आदमी ने एक ही मुक्के में हवा में उड़ा दिया था। तो फिर विक्रम के लिए खुद रंजीत सिंह जैसे मामूली इंसान से निपटना कितना आसान होगा। सेठ सिंघानिया की बात करें तो इस समय उनकी इच्छा हो रही थी कि वे खुद को ही 2 जोरदार थप्पड़ मार लें। यदि वे नीलामी की शुरुआत में इतने उत्साहित न होते, या यदि उन्होंने पहले ही रिया को पैसों का भुगतान कर दिया होता, तो शायद आज वे इस शर्मनाक और खतरनाक स्थिति में न फंसते। हालांकि विक्रम ने इन दोनों डरे हुए लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वे उसकी चिंता के विषय नहीं थे। उसने वही किया जो उसने रिया से वादा किया था। उसने अघोरी बाबा को हरा दिया और सम्राट ग्रुप को बचा लिया। अब आगे रंजीत सिंह से कैसे निपटना है, ये राय साहब और रिया का पारिवारिक मामला था, उसकी चिंता का विषय नहीं। विक्रम मंच पर गया और उसने ड्रैगन गट्स का पौधा सावधानी से उठाया। फिर वो मुड़ा और अपनी बेटियों के पास जाने लगा। उनके जाने के बाद ही हॉल में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। सेठ सिंघानिया सबसे पहले अपने सदमे से बाहर आए। उन्होंने तुरंत खुद को रंजीत सिंह से दूर कर लिया, जैसे वो कोई छूत की बीमारी हो। फिर वे दौड़कर रिया के पास गए। उन्होंने अपना प्लेटिनम बैंक कार्ड निकाला और एक चापलूसी भरी कांपती मुस्कान के साथ रिया से कहा, मिस रिया, इसमें 50 मिलियन 5 करोड़ से ज्यादा है, जो थोड़ा बहुत अतिरिक्त है। उसे कृपया सिंघानिया परिवार की तरफ से एक छोटी सी भेंट मान लें। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्लीज मिस्टर विक्रम के सामने मेरे और मेरे बेटे के बारे में अच्छी बातें कहें। हम भविष्य में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। बोलने के बाद सेठ सिंघानिया जवाब का इंतजार किए बिना वहां से भाग खड़े हुए। इस समय रंजीत सिंह भी लड़खड़ाते हुए राय साहब के पास गया और अचानक उनके पैरों में गिरकर घुटने टेक दिए। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार मानता हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। रिया को अपने इस धूर्त चाचा से रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं थी। फिर भी राय साहब, जो एक अनुभवी और नर्म दिल इंसान थे, एक लंबी आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। रंजीत, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब से तुम्हें उत्तरगढ़ और सम्राट ग्रुप को हमेशा के लिए छोड़ना होगा और कभी वापस नहीं आना होगा। धन्यवाद अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ही शहर छोड़ दूंगा। इसके साथ ही रंजीत सिंह भी सिर झुकाकर चुपचाप वहां से खिसक गया। सब कुछ तय हो गया था। राय साहब रिया को साथ लेकर विक्रम से मिलने आए। उन्होंने झुककर कहा, मिस्टर विक्रम, इस बार हमारी मदद करने और सम्राट ग्रुप को बचाने के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। विक्रम ने अपना सिर हिलाया। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ड्रैगन गट्स का पौधा आपकी तरफ से पर्याप्त आभार है, लेकिन मेरे पास एक और छोटा सा अनुरोध है। कृपया बोलें। सर, हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह ड्रैगन गट्स का पौधा असल में किसने खोजा था और उन्हें ये कहाँ मिला था। मुझे उस जगह का सटीक पता चाहिए। कोई बात नहीं, बिल्कुल, हम तुरंत इसका पता लगाएंगे और आपको सूचित करेंगे। रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई। इस दौरान हजारों मील दूर एक ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर, जहां चारों ओर बादलों का समुद्र उमड़ रहा था, एक रहस्यमय सफेद बालों वाला बुजुर्ग गहरे ध्यान में पालथी मारकर बैठा था। अचानक बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक ऐसी तेज आकाशीय रोशनी थी मानो बिजली कौंध गई हो। उस एक नज़र के प्रभाव से उनके सामने तैरते हुए विशाल सफेद बादलों का समुद्र साफ साफ कटकर अलग हो गया, जैसे किसी अदृश्य और विशाल तलवार ने उसे चीर दिया हो। बादलों के बीच सैकड़ों मीटर लंबा एक रास्ता बन गया। गुरुजी, एक कठोर दिखने वाला व्यक्ति जो एक मार्शल आर्टिस्ट की पोशाक में था, आदरपूर्वक झुककर सामने आया। बुजुर्ग कुछ देर तक खामोश रहे। उनकी नजरें क्षितिज के पार थीं। फिर वे गंभीर स्वर में बोले, तुम्हारा बड़ा भाई अघोरी बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई है। वो व्यक्ति थोड़ा कांपते हुए बोला, क्या ये कैसे संभव है? वह तो एक सिद्ध पुरुष था। ये सत्य है। अभी जब मेरा हृदय क्षेत्र हार्ट रेल्म ध्यान में साफ और खाली था, मुझे उसकी जीवन ऊर्जा के अचानक और हिंसक रूप से बुझने का आभास हुआ। वो मारा गया है। ये किसने किया? किस में इतनी हिम्मत है? आदमी ने ठंडे और क्रूर स्वर में पूछा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, मैं नहीं जानता, यह मेरी दिव्य दृष्टि से परे था,
लेकिन एक बात तय है, हालांकि तुम्हारा भाई पिछले कुछ वर्षों से विधर्मी और तांत्रिक प्रथाओं हेरेटिकल प्रैक्टिसेस में लिप्त था, जिसने उसकी अपनी मार्शल आर्ट साधना को बाधित किया, फिर भी उसे मारने में सक्षम व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। वो निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक योद्धा है। शिष्य करण, डिसाइपल करण, यू किंग जी, गुरु जी, मैं यहाँ हूँ। पहाड़ से नीचे जाओ, तुरंत उत्तरगढ़ की ओर प्रस्थान करो, पता लगाओ कि तुम्हारे भाई को किसने और कैसे मारा, और फिर उस हत्यारे का सिर काटकर मेरे पास लाओ। बुजुर्ग के चेहरे पर एक पल के लिए भयानक क्रोध झलक उठा। जी, गुरुजी, जैसा आपका आदेश। शिष्य करण ने सिर झुकाया और पीछे हट गया। बादलों ने फिर से उस खाली जगह को भर दिया जो बुजुर्ग की नज़र से बनी थी। बुजुर्ग ने धीरे से अपनी एक उंगली बढ़ाई और अचानक एक हल्की सी हुंकार भरी। उस एक हुंकार से घने बादलों का पूरा समुद्र फिर से तितरबिर हो गया और सूरज की किरणें उस खाली जगह से छनकर सीधे बुजुर्ग के ऊपर पड़ने लगीं, जिससे वे एक अमर देवता की तरह चमकने लगे। और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में वे वास्तव में एक देवता के समान ही पूजनीय थे। वे थे महागुरु यूलिंग, हेवनली पॉइंटर एल्डर यूलिंग। डैडी, यह अजीब सी दिखने वाली चीज़ क्या है? घर वापस आने पर जिया उत्सुकता से पास आई और विक्रम के हाथ में पकड़े हुए ड्रैगन गट्स के पौधे को गौर से देखने लगी। हाँ पापा, यह क्या है? क्या हम इसे खा सकते हैं? निया ने उम्मीद भरी नज़रों से पूछा। विक्रम ने प्यार से जिया के छोटे से गाल को खींचा। अरे मेरी छोटी पेटू, क्या तुम्हें बस खाने के अलावा कुछ और नहीं सूझता? तो फिर यह क्या है? यह एक जादुई जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल अमृत एलिक्सियर्स बनाने के लिए किया जाता है, जिससे लोग स्वस्थ और लंबे समय तक जी सकते हैं। ओह, दवाई! छी! जिया ने तुरंत अपनी रुचि खो दी और मुंह बनाकर वहां से चली गई। इस छोटी बच्ची को खाने से तो गहरा लगाव था, लेकिन दवाइयों से सख्त नफरत थी। इस बीच नैना मल्होत्रा कुछ खोई खोई सी लग रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। जब तक वे घर नहीं पहुंच गए तब तक वह खामोश रही। फिर उसने अपने होंठ काटते हुए विक्रम से कहा, विक्रम, मुझे लगता है कल तुम्हें मेरे साथ चलकर उस अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक स्टीफन से मिलना चाहिए। विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। ठीक है, मैं चलूंगा। नैना मल्होत्रा ने अपना सिर झुका लिया। उसके दिल में एक अजीब सी उदासी और खालीपन था। क्या वो मुझे रोकने की जरा भी कोशिश नहीं करेगा? नैना को पूरा यकीन था कि अगर विक्रम बस एक बार, सिर्फ एक बार उससे कहता कि मत जाओ, तो वह अपना सारा करियर, सारा स्टारडम छोड़कर हमेशा के लिए विक्रम के साथ एक साधारण जिंदगी बिताने को तैयार हो जाती। लेकिन विक्रम ने ऐसा नहीं कहा। इससे नैना को अंदर ही अंदर बहुत दुख हुआ। हालांकि विक्रम ने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी दुनिया में व्यस्त था। उसने रिया से ढेर सारी कीमती औषधीय जड़ी बूटियां मंगवाई थीं। आज रात उसकी योजना आदि सार अमृत प्राइमोर्डियल एसेंस एलिक्सिर के कुछ उन्नत और शक्तिशाली संस्करण एडवांस वर्जन्स बनाने की थी। शाम हो गई। जिया और निया दिन भर की थकान के बाद सो चुकी थीं। नैना मल्होत्रा भी अपने कमरे में चली गई थी। विक्रम ने लिविंग रूम में सारी जड़ी बूटियां फैलाईं और फिर से अमृत बनाने की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि अब विक्रम की शक्ति उसके पूर्व अमर पूज्य स्तर से काफी कम हो गई थी, लेकिन वह अभी भी अपनी सच्ची ऊर्जा ट्रू यूएन पावर का थोड़ा सा उपयोग करके सच्ची अग्नि ट्रू फायर उत्पन्न कर सकता था, जो अमृत बनाने के लिए जरूरी थी। ये सच्ची अग्नि भले ही कमजोर थी, लेकिन किसी भी साधारण दुनियावी आग से 100 गुना बेहतर थी। जल्द ही पूरे घर में औषधियों की एक समृद्ध और मनमोहक खुशबू फैल गई। विक्रम की सच्ची अग्नि द्वारा सभी कीमती जड़ी बूटियों को परिष्कृत किया गया और उनका अर्क निकाला गया। अंत में उसने उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक ड्रैगन गट्स जड़ी बूटी मिलाए। ड्रैगन गट्स की हल्की लेकिन शक्तिशाली ड्रैगन आभा सच्ची अग्नि द्वारा तुरंत उत्तेजित हो गई और फिर वो अमृत के मिश्रण में समाहित हो गई। अंत में उन्नत आदिम सार अमृत एडवांस प्राइमोर्डियल एसेंस एलिक्सिर सफलतापूर्वक तैयार हो गया। इस बार विक्रम ने केवल 3 गोलियां ही बनाई, लेकिन इन गोलियों की गुणवत्ता उस गोली से कई गुना बेहतर और शक्तिशाली थी जो उसने पहले राय साहब को दी थी। एक गोली तान्या के लिए, एक नैना मल्होत्रा के लिए और एक बैकअप के रूप में अलग रख दी। ये शुरू से ही विक्रम की योजना थी, अपने करीबी लोगों की सेहत और जीवन की रक्षा करना। सब कुछ तय हो जाने के बाद विक्रम उठा और नैना के कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने पाया कि नैना मल्होत्रा सोफे पर बैठी है, पूरी तरह से स्तब्ध और ख्यालों में खोई हुई। विक्रम उसके पास गया और अपनी हथेली पर रखी एक अमृत की गोली उसकी ओर बढ़ा दी। यह क्या है? नैना ने चौंक कर पूछा। इसे खा लो, यह एक बहुत बढ़िया और सेहतमंद चीज है, विक्रम ने शांति से कहा। नैना मल्होत्रा ने उसे लेने और खाने में एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, भले ही वह जहर ही क्यों न होता। अगर विक्रम ने उसे दिया था तो वह बिना किसी सवाल के उसे खा लेती। हालांकि इसे खाने के कुछ ही मिनटों बाद नैना मल्होत्रा को महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर से एक अजीब चिपचिपा और बदबूदार पसीना निकल रहा है।
ये पसीना गंदा और काले रंग का था। नैना मल्होत्रा, जो साफ सफाई की बहुत शौकीन थी, ये देखकर घबरा गई और अपनी त्वचा पर लगी इस गंदगी से छुटकारा पाने के लिए तुरंत बाथरूम की ओर भागी। विक्रम ने शॉवर के पानी की आवाज़ सुनी और मंद मंद मुस्कुराया। यही तो सच्चे आदिम सार अमृत का प्रभाव था। ये शरीर में सालों से जमा हुए गहरे विषाक्त पदार्थों और अशुद्धियों को पसीने के माध्यम से बाहर निकाल देता था और जीवन शक्ति को फिर से जीवंत करता था, जिससे व्यक्ति न केवल स्वस्थ होता था बल्कि उसकी उम्र भी बढ़ती थी। इस समय बाथरूम में दर्पण के सामने खड़ी नैना मल्होत्रा भी अपनी छवि देखकर दंग रह गई। नैना मल्होत्रा पहले से ही अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी, लेकिन शो बिजनेस के दबाव, मेकअप और थकान के कारण उसकी त्वचा की प्राकृतिक चमक थोड़ी फीकी पड़ गई थी। लेकिन जब नैना ने उस बदबूदार पसीने और गंदगी को धोया तो उसने पाया कि उसकी त्वचा अविश्वसनीय रूप से कोमल, गोरी और चमकदार हो गई है। उसका चेहरा अब ऐसा लग रहा था जैसा उसकी किशोरावस्था में भी नहीं था। वह अपनी उम्र से कम 10 साल छोटी लग रही थी। नैना मल्होत्रा का पहला विचार उस जादुई गोली के बारे में था जो विक्रम ने उसे दी थी। ये हो सकता है, क्या यह उस अमृत के कारण हुआ है? फिर नैना मल्होत्रा को एक झटके के साथ एक एहसास हुआ, एक ऐसा अमृत जो किसी महिला को उसकी युवावस्था और सुंदरता वापस लौटा सकता था। एक सेलिब्रिटी के रूप में नैना मल्होत्रा किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर जानती थी कि इसका क्या मतलब होगा। ये तो इतनी शक्तिशाली और मूल्यवान चीज है कि दुनिया भर की औरतें इसके लिए पागल हो जाएंगी। ये अमृत अकेले ही देशों की अर्थव्यवस्था को टक्कर दे सकता है। सर्दियों की पहली बर्फबारी ने शहर को एक सफेद चादर से ढक दिया था। आसमान से रुई के फाहों की तरह गिरते बर्फ के टुकड़ों ने दो छोटी लड़कियों, जिया और निया, को बेहद उत्साहित कर दिया था। उन्होंने अपना नाश्ता भी अधूरा छोड़ दिया और गर्म कपड़े पहनकर, अपनी छोटी छोटी टोपियां और दस्ताने लगाकर बर्फ का आदमी, स्नोमैन, बनाने के लिए नीचे गार्डन की ओर दौड़ पड़ी। विक्रम एक तरफ खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था और अपनी बेटियों की इस मासूम खुशी को देख रहा था। पापा, देखो, मैंने जो स्नोमैन बनाया है, क्या वो सुंदर है? जिया ने एक अजीब से आकार के बर्फ के ढेर की ओर इशारा करते हुए गर्व से पूछा। विक्रम ने उस टेढ़े-मेढ़े स्नोबॉल को समझने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। बहुत सुंदर है, मेरी जिया का स्नोमैन दुनिया में सबसे सुंदर है। ये डैडी की आंखें हैं, निया ने उस स्नोबॉल पर दो छोटे छोटे काले कंकड़ रखते हुए खिलखिलाकर कहा। और ये डैडी का मुंह है, जिया ने एक पुरानी, बेकार पड़ी लाल लिपस्टिक से बर्फ पर एक टेढ़ा-मेढ़ा चाप बनाते हुए कहा। विक्रम हंसते हुए ये सब देख रहा था। फिर उसने बगल में पड़े एक और खाली, बिना चेहरे वाले स्नोमैन की ओर इशारा किया। तो फिर यह कौन है? यह मम्मी है, जिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। तो फिर मम्मी की आंखें या मुंह क्यों नहीं हैं? विक्रम ने नरमी से पूछा। जिया और निया ने अपने सिर झुका लिए, उनकी आवाज़ धीमी हो गई। हमने कभी नहीं देखा कि मम्मी असल में कैसी दिखती हैं। तान्या आंटी ने कहा था कि तस्वीर में दिख रही महिला हमारी मम्मी है, लेकिन मम्मी हमसे मिलने कभी क्यों नहीं आई? विक्रम के दिल में एक हल्का सा झटका सा लगा। एक पुरानी टीस उभर आई। वह नीचे झुका और अपनी दोनों बेटियों को गले लगाते हुए बहुत गंभीरता और प्यार से बोला, जिया, निया, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी मम्मी तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। वे बस कुछ बहुत ज़रूरी कामों में फंसी हुई हैं, इसलिए अभी नहीं आ पाई। लेकिन मैं वादा करता हूँ, बहुत जल्द पापा तुम दोनों को मम्मी से मिलवाने ले जाएंगे, ठीक है? हम पक्का? दोनों छोटी लड़कियों ने एक साथ अपनी बड़ी बड़ी उम्मीद भरी आंखों से पूछा। पक्का। ठीक उसी समय एक सफेद रंग की शानदार रेंज रोवर वहां आकर रुकी। सीमा, हाँ याओ, नैना की एजेंट, उसमें से उतरी। वो अभी भी विक्रम से कुछ हद तक डरी हुई थी, इसलिए वो थोड़ी दूर ही खड़ी रही और पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब नैना मल्होत्रा भी नीचे आई, तब सीमा थोड़ी आगे बढ़ी। उसने नैना को देखा और फिर उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? नैना ने अपना चेहरा छुआ। मेरे चेहरे में क्या समस्या है? कुछ लगा है क्या? सीमा पूरी तरह सदमे में थी, क्योंकि पहले वाली नैना मल्होत्रा हालांकि बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके आकर्षण का एक बड़ा हिस्सा महंगे स्किन केयर और प्रोफेशनल मेकअप तकनीकों का परिणाम था। लेकिन आज की नैना मल्होत्रा बिना किसी मेकअप के बिल्कुल प्राकृतिक रूप में अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत लग रही थी। विशेषकर उसकी त्वचा, जो इतनी चमकदार, कोमल और निर्दोष थी कि लग रहा था जैसे फूंक मारने से ही उस पर खरोंच आ जाएगी। ये किसी नवजात शिशु की त्वचा जैसी लग रही थी। यदि पहले वाली नैना 10 में से 9 नंबर पाने वाली सुंदरी थी, तो आज की यह प्राकृतिक नैना एक वास्तविक 10 में से 10 या शायद 11 नंबर पाने वाली देवी लग रही थी। सीमा ने अपने दिल में उठ रही जिज्ञासा और ईर्ष्या को दबाते हुए काम की बात की। अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक स्टीफन इस समय शहर के बाहर एक विशेष बॉटनिकल गार्डन, फ्लावर गार्डन में हैं। मैंने उनसे मिलने का समय तय कर लिया है। हमें अभी निकलना चाहिए। नैना मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन विक्रम और बच्चे भी हमारे साथ चलेंगे। वह भी जा रहा है, और बच्चे भी?
सीमा ने थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन विक्रम के डर से कोई खुली नाराजगी दिखाने की हिम्मत नहीं की। इस समय विक्रम ने दोनों छोटी लड़कियों से कहा, चलो मेरी राजकुमारियों, पिताजी आज आपको शहर के बाहर दुनिया के सबसे सुंदर फूल दिखाने ले जाएंगे, ठीक है? वाह, फूल, चलिए। लेकिन डैडी, निया ने अपना छोटा सा पेट पकड़ा और दुखी भाव से कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। स्नोमैन बनाते बनाते सारी एनर्जी खत्म हो गई। विक्रम हंसा, तो मेरी निया क्या खाना चाहेगी? गर्मागर्म समोसे और कचौड़ी, दोनों लड़कियों ने एक साथ उत्साह से चिल्लाया। इस प्रकार 1 करोड़ से अधिक मूल्य की इस आलीशान रेंज रोवर कार के अंदर 2 छोटी लड़कियां एक एक हाथ में तेल से सना समोसा और कचौड़ी पकड़े हुए थीं और मजे से खा रही थीं, जबकि कार की महंगी लेदर सीटों पर टुकड़े और तेल गिर रहा था। सीमा ने जरा सी भी असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं की। वह केवल चुपचाप अपनी तरफ की खिड़की का शीशा नीचे कर सकती थी ताकि समोसे की गंध बाहर जा सके। निर्देशक स्टीफन इस मौसम में उत्तरगढ़ क्यों आए हैं, और शहर के बाहर उस फूलों के बगीचे में ही क्यों? नैना मल्होत्रा ने पूछा। क्योंकि निर्देशक स्टीफन फूलों और दुर्लभ पौधों के बहुत बड़े शौकीन हैं, और संयोग से इस साल उत्तरगढ़ के उस बॉटनिकल गार्डन में एक ऐसे विशेषज्ञ माली, मास्टर गार्डनर, आए हैं जिन्होंने कई दुर्लभ और विदेशी किस्म के फूल उगाए हैं। बस इन्हीं फूलों को देखने के लिए स्टीफन इतनी दूर आए हैं, सीमा ने समझाया। कार जल्द ही शहर के बाहरी इलाके में स्थित उस बॉटनिकल गार्डन के बाहर पहुंच गई। कार से बाहर निकलने पर विक्रम ने देखा कि पार्किंग स्थल पहले से ही तरह तरह की महंगी लग्जरी कारों से भरा हुआ था। प्रवेश द्वार पर भी कई सुरक्षा गार्ड तैनात थे, जो आने जाने वालों की कड़ी जांच कर रहे थे। सीमा ने अपना परिचय पत्र दिखाया और समूह को लेकर अंदर गई। अंदर कदम रखते ही सबको लगा कि वे एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। सबसे पहले, यहाँ का तापमान बाहर की कड़ाके की ठंड के मुकाबले बहुत ज्यादा था, बिल्कुल वसंत ऋतु जैसा सुहावना और गर्म। दूसरे, जहाँ तक नजर जा सकती थी, वहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे अनोखे फूल और पौधे खिले हुए थे। और यह भी कोई साधारण बात नहीं थी कि सर्दियों के मौसम में ये सारे फूल पूरी तरह खिले हुए थे। प्रकृति की इस अद्भुत सुंदरता और रंगों की छटा को देखकर नैना मल्होत्रा और दोनों छोटी लड़कियां पूरी तरह मंत्रमुग्ध और अवाक रह गईं। सीमा ने भी एक आह भरी, जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मैं भी चौंक गई थी। ऐसी शानदार नर्सरी तो शायद राजधानी में भी नहीं होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि स्टीफन हजारों मील दूर से सिर्फ इसे देखने के लिए आए हैं। हालांकि विक्रम का चेहरा पूरी तरह शांत और भावहीन था। ये फूल और पौधे वाकई सुंदर थे, लेकिन उसके लिए, जिसने ब्रह्मांड की सैर की थी, ये शायद ही उल्लेखनीय थे। एक समय था जब वह आकाशगंगा, मिल्की वे, के ऊपर खड़ा था और नीचे अरबों सितारों और निहारिकाओं, नेब्यूली, को देख रहा था। वह नज़ारा सचमुच भव्य और अद्वितीय था। ऐसी दिव्य भव्यता का साक्षी होने के बाद इन सांसारिक फूलों और पौधों को देखकर विक्रम के दिल में कोई हलचल नहीं हुई। अरे वाह, देखो तो सही, ये तो हमारी नैना मल्होत्रा है। तभी पीछे से एक आवाज आई जिसमें ईर्ष्या और व्यंग्य साफ झलक रहा था। नैना मल्होत्रा ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक पुरुष और एक महिला उनकी ओर आ रहे हैं। महिला एक उभरती हुई अभिनेत्री थी, जो काफी आकर्षक थी, लेकिन उसमें नैना जैसी शालीनता की कमी थी। पुरुष एक नाटा, मोटा और गंजा आदमी था, जिसकी उम्र महिला से काफी ज्यादा लग रही थी। ये जोड़ी देखने में बहुत ही बेमेल लग रही थी, और वह महिला लगभग उस आदमी से चिपकी हुई चल रही थी। नैना मल्होत्रा ने नवागंतुकों को पहचाना। टीना ही यिंग, टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह महिला, टीना, इंडस्ट्री की एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, जिसे थोड़ी बहुत पहचान मिली थी। नैना और टीना ने करियर की शुरुआत में एक साथ काम किया था, लेकिन बाद में नैना को टीना का छिछोरापन और अनैतिक व्यवहार पसंद नहीं आया और वे अलग हो गईं। पिछले 2 सालों में उनके बीच की खाई बहुत चौड़ी हो गई थी। नैना एक ए-लिस्ट सुपरस्टार बन चुकी थी, जबकि टीना अभी भी छोटे मोटे रोल के लिए संघर्ष कर रही थी। इस समय टीना ईर्ष्यालु नजरों से नैना मल्होत्रा को देख रही थी। नैना का सवाल सुनकर वह खिसियानी हंसी, क्या मुझे इस जगह आने की मनाही है? निर्देशक स्टीफन के आने की खबर सिर्फ तुम्हारे लिए ही एक्सक्लूसिव नहीं थी, डार्लिंग। फिर टीना ने अपनी ध्यान विक्रम की ओर मोड़ा, जो सादे कपड़ों में खड़ा था। ओह, तो ये तुम्हारे रहस्यमय प्रेमी हैं, जिनके लिए तुमने अपना करियर दांव पर लगा दिया। दिखने में तो ठीक ठाक हैं, लेकिन अफसोस। टीना ने देखा कि विक्रम के पास कोई महंगी घड़ी, कोई सोने की ध्रुव या कोई भी ब्रांडेड चीज नहीं थी। इसने उसे विक्रम को तिरस्कार की नज़र से देखने पर मजबूर कर दिया। और ये देखो, ये मेरे मंगेतर हैं, टियानचेंग ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर रवि खन्ना, डोंग टियानचेंग। इनकी कुल संपत्ति अरबों में है। इन्होंने मुझे जो ये हीरे की अंगूठी दी है, इसकी कीमत ही शायद तुम्हारे इस प्यारे प्रेमी की पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा होगी। कभी कभी एक औरत को सचमुच खुद को कम नहीं आंकना चाहिए और सही चुनाव करना चाहिए। टीना ने अपने हाथ की अंगूठी दिखाते हुए बड़े गर्व और घमंड से कहा। नैना मल्होत्रा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं,
क्योंकि उसने देखा कि रवि खन्ना उसकी ओर किस तरह देख रहा था। उसकी नज़र में एक गंदी लालच और अधिकार जमाने की भावना थी, जैसे वह कोई वस्तु हो। नैना ने अपने करियर में ऐसी गंदी नज़रें बहुत बार देखी थीं। रवि खन्ना ने उस समय वास्तव में एक जबरदस्त कामुक इच्छा महसूस की। उसने नैना मल्होत्रा को केवल फिल्मों और टीवी पर देखा था और उसे पसंद करता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि असल जिंदगी में बिना मेकअप के भी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक होगी। विशेषकर उसकी वह नाजुक और चमकदार त्वचा जो इतनी निर्दोष लग रही थी कि उसे छूने का मन कर रहा था। फिर भी रवि खन्ना एक सतर्क और अनुभवी व्यवसायी था। उसे डर था कि यह विक्रम कहीं कोई छिपा हुआ कुलीन युवा स्वामी या किसी बड़े बाप का बेटा न हो जो सादे कपड़ों में घूम रहा हो। इसलिए वह केवल एक विनम्र लेकिन बनावटी हंसी हंसा। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस नैना। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह सज्जन कौन है। उसने विक्रम की ओर इशारा किया। इससे पहले कि नैना मल्होत्रा कुछ बोल पाती, जिया और निया ने एक साथ अपनी प्यारी आवाज में चिल्लाया, ये हमारे पापा हैं। ओह अच्छा। रवि खन्ना और टीना के चेहरों पर एक समझ और थोड़े उपहास का भाव आ गया। तो यह मामला है, एक सुपरस्टार का अफेयर एक ऐसे आदमी के साथ जिसके पहले से ही 2 बच्चे हैं। नैना मल्होत्रा की पसंद निश्चित रूप से अनोखी और अजीब थी। एक क्षण विचार करने और यह याद करने के बाद कि शहर में 2 बच्चों वाला कोई प्रसिद्ध धनी वंशज नहीं था, रवि खन्ना शांत हो गया। उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस नैना, क्या आप भी महान निर्देशक स्टीफन से मिलने आए हैं? हाँ, तो फिर क्या आप उनके लिए कोई खास उपहार लाए हैं? सुना है उन्हें खुश करना आसान नहीं है। उपहार? नैना एक पल के लिए सोच में पड़ गई। उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। हाँ, तो क्या तुम सब सचमुच खाली हाथ आए हो? टीना यिंग ने अपनी आंखों को नाटकीय ढंग से घुमाते हुए और नाक सिकोड़ते हुए कहा, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो। मेरे पति मिस्टर रवि खन्ना ने निर्देशक स्टीफन के लिए विदेश से एक बेहद कीमती, दुर्लभ और अनोखा पौधा खास तौर पर उपहार में मंगवाया है। तब तक मुझे पूरा यकीन है कि फिल्म की मुख्य नायिका, लीड हीरोइन की भूमिका मेरी हो जानी चाहिए। टीना ने आत्मविश्वास और घमंड से लबरेज होकर घोषणा की। वह सालों से नैना मल्होत्रा की सफलता से ईर्ष्या से जल रही थी। उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई थी कि उसके दांत किटकिटाने लगे थे। अब जब उसे आखिरकार नैना को नीचा दिखाने और उसे मात देने का एक सुनहरा मौका मिला था, तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। रवि खन्ना ने भी एक चालाक और कामुक मुस्कान के साथ कहा, मिस नैना, अगर आप कोई उपहार लाना भूल गई हैं, तो चिंता न करें, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन हे उस हे में छिपे हुए गंदे इशारे और शर्तें साफ थीं। नैना मल्होत्रा का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा और कठोर हो गया। उसने एक शब्द में जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। बोलने के बाद वह बिना एक पल भी रुके मुड़ी और वहां से आगे बढ़ गई, जैसे उसे उनकी मौजूदगी से कोई फर्क ही न पड़ता हो। विक्रम ने पहले घमंडी टीना की ओर देखा और फिर उसके छोटे कद के मोटे प्रेमी रवि खन्ना की ओर। उसके चेहरे पर एक धीमी रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। पापा, आप किस बात पर हंस रहे हैं? जिया ने अपनी बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखों से पूछा। अरे कुछ नहीं मेरी जान, मुझे अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने सोचा कि अगर कोई बहुत छोटे कद का ईर्ष्यालु आदमी मरकर आत्मा या भूत बन जाए, तो शायद वह दिखने में और व्यवहार में बिल्कुल ऐसा ही होगा। रवि खन्ना का चेहरा तुरंत गुस्से से पीला पड़ गया। उसकी कम लंबाई हमेशा से उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और हीन भावना का कारण रही थी। इस सड़क छाप आदमी ने उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे की? जैसे ही रवि खन्ना गुस्से से फटने वाला था, विक्रम पहले ही अपनी दोनों बेटियों का हाथ पकड़े हुए नैना के पीछे पीछे आगे बढ़ चुका था। रवि खन्ना ने उदास और नफरत भरे चेहरे के साथ विक्रम की पीछे हटती हुई आकृति को देखा, चुपचाप अपने दांत पीसते हुए। साले, बस थोड़ी देर और, फिर तू देखेगा कि मेरे पास तेरे लिए क्या सरप्राइज है। आज मैं तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। बॉटनिकल गार्डन के केंद्र में कई विशाल कांच के घर, ग्लास हाउसेज बने हुए थे। विक्रम, नैना मल्होत्रा और बाकी सब लोग चलते चलते इन्हीं में से एक मुख्य कांच के घर के सामने पहुंचे। कांच के घर के अंदर पहले से ही बहुत से लोग मौजूद थे, और उनके महंगे डिजाइनर सूट और शानदार शाम की पोशाकों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें से कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं था। वे सभी शहर के अमीर और प्रभावशाली लोग थे। हालांकि उस समय ये सभी लोग एक तरफ कतार में चुपचाप खड़े थे, मानो वे किसी बहुत महत्वपूर्ण घटना के इंतजार में अपनी सांस रोके हुए हों। उन सबके बीच एक लंबा, गोरा, नीली आंखों वाला विदेशी व्यक्ति विशेष रूप से आकर्षक लग रहा था। यह अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक स्टीफन था। स्टीफन के चेहरे पर उत्सुकता और बेचैनी के भाव थे, मानो वह किसी बेशकीमती चीज का इंतजार कर रहा हो। अंत में कांच के घर के भीतर एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा खुला और एक बेहद सुंदर, नाजुक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। पहली नज़र में आप इस महिला को केवल एक फूल ही कह सकते थे, क्योंकि उसकी सुंदरता और कोमलता किसी भी खिले हुए फूल से कहीं अधिक थी। वह इतनी नाजुक लग रही थी कि उसे छूने से भी डर लगता था।
इस महिला को देखते ही स्टीफन का चेहरा उत्साह और प्रशंसा से और भी अधिक चमक उठा। मास्टर मालिनी, मास्टर मालिनी, मास्टर मालिनी, आप आखिरकार आ ही गईं, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। वहां मौजूद लोगों ने एक के बाद एक आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया। महिला, मास्टर मालिनी, ने शालीनता से थोड़ा सिर हिलाया, फिर वह एक मेज के पास गई और बड़ी नज़ाकत से उस पर पड़े रेशमी कपड़े को हटा दिया। कपड़े के नीचे एक अद्भुत पौधा था, एक ऐसा पौधा जिस पर एक साथ 9 अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए थे। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी ने एक क्षण के लिए अपनी सांस रोक ली। स्टीफन की आंखें विस्मय और लालच से और भी चमक उठीं। यह एक अविश्वसनीय नज़ारा था, एक ही पौधे पर 9 अलग अलग जीवंत रंगों के फूल, और प्रत्येक फूल का अपना अनूठा आकर्षण, आकार और उत्तम सौंदर्य था। वे सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, फिर भी एक ही पौधे का हिस्सा थे। मास्टर मालिनी, मैं ये फूल खरीदना चाहता हूँ, आप जो कीमत मांगेंगी मैं देने को तैयार हूँ, स्टीफन ने झट से कहा। मास्टर मालिनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया, मुझे खेद है मिस्टर स्टीफन, लेकिन ये पौधा बिक्री के लिए नहीं है। स्टीफन चिंतित और निराश हो गया, क्यों नहीं, क्या कीमत कम है? मास्टर मालिनी ने शांति से कहा, कीमत की बात नहीं है, ये पौधा केवल उसी व्यक्ति का हो सकता है जो इसके अस्तित्व के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझ सके और स्पष्ट कर सके, वही इसका सच्चा मालिक होगा। इस रहस्यमयी कथन से वहां उपस्थित सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर कुछ लोग उत्सुकता से आगे बढ़े और अपनी किस्मत आजमाने लगे। जब से साल की शुरुआत में ये लड़की, जिसका नाम मालिनी वे था, इस बॉटनिकल गार्डन में आई थी, तब से यह जगह मशहूर हो गई थी। कई लोग उसकी ख्याति सुनकर उसके उगाए हुए दुर्लभ और जादुई पौधों का एक गमला पाने की उम्मीद में यहाँ आते थे। लेकिन कई लोगों ने तरह तरह के अनुमान लगाए, दार्शनिक बातें की, लेकिन मास्टर मालिनी ने हर एक के जवाब पर बस निराशा में अपना सिर हिलाया। उस क्षण रवि खन्ना ने मौका देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अरे, यहाँ एक युवा सज्जन भी मौजूद हैं जो दावा करते हैं कि वे दुनिया के हर पौधे और पेड़ के विशेषज्ञ हैं, क्यों न वे आगे आएं और हमें इस फूल का अर्थ समझाएं? उसने विक्रम की ओर इशारा किया। रवि खन्ना की इस आवाज़ ने वहां मौजूद सभी लोगों की नज़रों को विक्रम की ओर मोड़ दिया। मास्टर मालिनी ने भी विक्रम को देखा, उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हर पौधे और पेड़ का विशेषज्ञ, इतना बड़ा दावा तो वे खुद भी नहीं कर सकती थीं, जबकि वे जीवन भर इसी काम में लगी रही थीं। शायद ये भी कोई डींगे हाँकने वाला ढोंगी होगा। रवि खन्ना के मुंह के कोने पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। अब मज़ा आएगा, ये सड़क छाप सबके सामने जलील होगा। अगर मास्टर मालिनी नाराज हुई तो इसका असर नैना के करियर पर भी पड़ेगा और स्टीफन भी उससे नाराज हो जाएगा। इस तरह नैना का मुख्य भूमिका पाने का सपना मिट्टी में मिल जाएगा और मेरी टीना का रास्ता साफ हो जाएगा। ये सब रवि खन्ना की एक सोची समझी चाल थी। हालांकि जब वह अपनी इस चालाकी पर खुश हो रहा था, विक्रम ने बस एक हल्की, शांत मुस्कान दी। हालांकि मैंने कभी ऐसा दावा नहीं किया, लेकिन इसने जो कहा वह गलत नहीं है। मैं सचमुच इस दुनिया के सभी फूलों को जानता हूँ। इस बयान ने दर्शकों के बीच हलचल मचा दी। कई लोग विक्रम को तिरस्कार और अविश्वास से देखने लगे, खासकर स्टीफन, जिसने घोर अवहेलना दिखाई। जब वह यूरोप में था तो उसने वनस्पति विज्ञान और फूलों का गहन अध्ययन किया था और उसे एक मास्टर माली माना जाता था। यहाँ तक कि उसने भी कभी ये दावा करने की हिम्मत नहीं की थी कि वह सब कुछ जानता है। और यह साधारण दिखने वाला आदमी कह रहा है कि वह सब कुछ जानता है? ये तो पूरी तरह से हास्यास्पद और पागलपन है। मास्टर मालिनी ने भी अपनी भौहें थोड़ी और सिकोड़ीं। क्षमा करें सर, क्या मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? मेरे पापा का नाम विक्रम है और मेरे पापा बहुत अद्भुत हैं, वे जादूगर हैं, जिया ने अपनी मासूम और उत्साहित आवाज़ में बीच में ही बोल दिया। इस बच्चों जैसी आवाज़ और दावे ने कई लोगों को ज़ोर ज़ोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। हंसी के बीच रवि खन्ना और टीना सबसे ज़ोर से और सबसे घिनौने तरीके से हंस रहे थे। लेकिन विक्रम बस वहां गर्व से बिना किसी भाव के खड़ा रहा, जैसे कोई सम्राट अपने दरबार में हो। जब हंसी थोड़ी कम हुई तो उसने बड़ी शांति से कहा, आपके इस फूल का नाम है विस्मृत प्रेम, फॉरगेट लव। इन शब्दों के सुनते ही मास्टर मालिनी के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। वो स्तब्ध रह गईं। इस समय कमरे में मौजूद हर कोई धीरे धीरे शांत हो गया। विक्रम ने अपनी बात जारी रखी, इस फूल को बनाने में मानवीय कला और कौशल की सारी सीमाएं पार कर दी गई हैं। 9 अलग अलग परम सुंदरताओं को एक में मिलाया गया है, लेकिन इसके साथ एक भी हरी पत्ती नहीं है। यह अपनी सुंदरता में बिल्कुल अकेला है। ऐसी घोर तन्हाई इस फूल की साथी है और अंततः इसका भाग्य भी मिट्टी में मिल जाना ही है। इसलिए इसका नाम है विस्मृत प्रेम। रवि खन्ना सबसे पहले उपहास करने वालों में से था। वाह, क्या दार्शनिक बकवास है, ये तो बस बढ़ा चढ़ाकर। लेकिन उसकी हंसी उसके गले में ही अटक गई, क्योंकि उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा।
मास्टर मालिनी, जो हमेशा दूसरों के प्रति बहुत ही आरक्षित और शांत रहती थी, ने खुद आगे बढ़कर विक्रम के पास जाने की पहल की। उन्होंने विक्रम के सामने एक गहरा, सम्मानजनक झुकाव दिया। आज मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो सचमुच फूलों की आत्मा और उनके दर्द को समझता है। आपने सही पहचाना, मिस्टर विक्रम। ये दृश्य देखकर सभी लोग अवाक और हैरान रह गए। जो लोग अभी अभी विक्रम का मजाक उड़ा रहे थे, वे इतने शर्मिंदा हुए कि उनकी इच्छा हुई कि जमीन फट जाए और वे उसमें समा जाएं। केवल स्टीफन को कुछ असंतोष महसूस हुआ। जब से वह यहाँ आया था, वो इस फूल जैसी नाजुक महिला, मास्टर मालिनी, की सुंदरता और रहस्य से गहराई से मोहित हो गया था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं चाहता था कि मास्टर मालिनी किसी और पुरुष, खासकर इस साधारण दिखने वाले विक्रम, के प्रति इतना गहरा सम्मान दिखाए। अगर यह सिर्फ बातें ही हैं, तो उसे सभी फूलों का विशेषज्ञ कैसे माना जा सकता है? ये तो कोई भी कवि कह सकता है, स्टीफन ने ठंडे, शंकालू स्वर में कहा। रवि खन्ना भी अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए तुरंत कूद पड़ा। बिल्कुल सही, निर्देशक स्टीफन ने एकदम सही बात कही है। ऐसी दार्शनिक बातें तो कोई भी बना सकता है। अगर सिर्फ इसी आधार पर किसी को सभी फूलों का विशेषज्ञ मान लिया जाए, तो ये पूरी तरह से हास्यास्पद होगा। फिर रवि खन्ना ने, मानो अपनी जीत का खजाना पेश कर रहा हो, अपने साथ लाया हुआ एक अलंकृत बक्सा खोला। सज्जनों, देवियों, कृपया देखिए, यह वो अत्यंत दुर्लभ विदेशी फूल है जिसे मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर विदेश से मंगवाया है। बक्से के अंदर एक अद्भुत, स्याही जैसा काला कमल, इंक ब्लैक लोटस, का फूल था, जो अपनी अजीबोगरीब सुंदरता से चमक रहा था। फूल प्रेमी स्टीफन इस स्याही काले फूल को देखते ही मोहित हो गया। उसकी आंखें उस पर टिक गईं। और कई अन्य लोग भी स्टीफन के रुख को देखते हुए विक्रम की निंदा करने और रवि खन्ना की तारीफ करने वालों में शामिल हो गए। आखिरकार इस व्यक्ति विक्रम ने अपने आगमन पर कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, और दो बेहद खूबसूरत महिलाओं के साथ होने के कारण स्वाभाविक रूप से कई लोगों में ईर्ष्या और नाराजगी पैदा हो गई थी। लेकिन विक्रम बस वहीं बड़ी उदासीनता और शांति से खड़ा रहा, तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि उसके चारों ओर की आलोचना और शोर शराबा शांत नहीं हो गया। फिर उसने नीचे झुककर अपनी बेटियों जिया और निया की ओर देखा और एक कोमल मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम दोनों अपने पापा को एक असली जादू का करतब करते देखना चाहती हो? हाँ हाँ, जादू जादू, दोनों बच्चियां खुशी से उछल पड़ीं। तो ठीक है, पापा अब तुम्हें एक अद्भुत फूल वाला जादू दिखाएंगे। ऐसा कहते हुए विक्रम ने अपना खाली दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी हथेली खोल दी। रवि खन्ना ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या कर रहे हो भाई? क्या हवा से कुछ पकड़ने की एक्टिंग कर रहे हो? वो अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया। उसकी आवाज़ उसके गले में ही घुट गई, क्योंकि उसने और वहां मौजूद हर एक शख्स ने एक ऐसा अविश्वसनीय दृश्य देखा जिसे देखकर वे पूरी तरह से अचंभित रह गए। विक्रम की खाली हथेली के बीचों बीच हवा से एक छोटा सा बीज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उसने जड़ पकड़ ली और अविश्वसनीय गति से बढ़ने लगा। पलक झपकते ही वह बीज एक पौधे में बदल गया और उस पर एक खूबसूरत फूल की कली आ गई, जो खिलने के लिए तैयार थी। ये दृश्य इतना जादुई और अवास्तविक था कि कई लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। विक्रम ने धीरे से एक मंत्र की तरह कहा, जब मेरा ये फूल खिलेगा तो दुनिया के बाकी 100 फूल मुरझा जाएंगे। लगभग तुरंत ही जैसे ही विक्रम की हथेली में वह कली खिली और एक अद्भुत, चमकदार, पारदर्शी, मायावी फूल, फ्लावर ऑफ इल्यूजन, में बदल गई। ठीक उसी समय रवि खन्ना के बक्से में रखा वह कीमती, तीव्रता से खिला हुआ स्याही कमल तुरंत मुरझा गया। उसकी पंखुड़ियां काली पड़कर झड़ गईं और वह धूल में मिल गया। और इतना ही नहीं, पूरे बॉटनिकल गार्डन में जहां तक नजर जा सकती थी, खिले हुए सारे के सारे फूल भी एक ही पल में मुरझा गए। उनकी सारी रंगत और जीवन शक्ति गायब हो गई। सिर्फ एक फूल बचा था, वह मायावी फूल जो विक्रम की हथेली में धीरे धीरे अपनी पूरी महिमा में खिल रहा था। वह इतना सुंदर और दिव्य था कि वह अवास्तविक और इस दुनिया से परे लग रहा था। अपनी आंखों के सामने घटित हो रहे इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। मास्टर मालिनी इतनी उत्साहित और भावुक हो गई थी कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वे विक्रम की हथेली में तैरते उस जादुई, मायावी फूल, फ्लावर ऑफ इल्यूजन, को एकटक घूर रही थीं और खुद से बुदबुदा रही थीं। स्वर्गीय प्राणियों की कला, ये सचमुच किसी दिव्य शक्ति का चमत्कार है, अविश्वसनीय। जहां तक स्टीफन की बात है, तो इस समय उसकी नीली आंखें आश्चर्य और अविश्वास से लगभग बाहर निकल आई थीं। उसने दुनिया भर में बहुत कुछ देखा था, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं। जिया और निया ने खुशी से तालियां बजाईं और उछल पड़ीं। वाह, पापा बहुत अद्भुत हैं, पापा ने असली जादू किया। विक्रम ने एक हल्की मुस्कान दी। फिर उसने रवि खन्ना और टीना हियिंग की ओर देखा, जिनके चेहरे अब डर और सदमे से राख जैसे सफ़ेद पड़ गए थे। उसने शांत स्वर में पूछा, अब क्या आप आश्वस्त हैं, या अभी भी कोई शक बाकी है?
रवि खन्ना का मुंह कुछ बोलने के लिए खुला, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसका सारा घमंड और आत्मविश्वास हवा हो गया था। केवल टीना ने, जिसके चेहरे पर अभी भी अविश्वास और इनकार के भाव थे, एक कर्कश और तीखी आवाज में चिल्लाकर कहा, यह क्या है? यह कोई जादू वादू नहीं है। यह जरूर कोई हाईटेक लेजर प्रोजेक्शन या चाल होगी। मैं यह मानने से इनकार करती हूँ कि कोई फूल हवा से, बिना मिट्टी और पानी के, पलक झपकते ही उग सकता है। यह असंभव है। मास्टर मालिनी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्होंने टीना की ओर एक ठंडी नजर डाली और फिर दृढ़ स्वर में कहा, कृपया आप यहाँ से चली जाएं। टीना अचंभित हो गई। क्या आप मुझसे जाने के लिए कह रही हैं? क्यों? मैं क्यों जाऊं? मास्टर मालिनी ने ठंडे और स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, मैं यहाँ उन लोगों का स्वागत नहीं करती जो न तो फूलों का सम्मान करते हैं और न ही प्रकृति के चमत्कारों को समझने की क्षमता रखते हैं। आपकी अज्ञानता और नकारात्मकता यहाँ के माहौल को खराब कर रही है। कृपया तुरंत यहाँ से चली जाएं। तभी स्टीफन ने भी आगे बढ़कर अपनी टूटी फूटी हिंदी में, लेकिन बहुत गंभीरता से कहा, मास्टर मालिनी ने जो कहा वो मुझ पर भी लागू होता है। मिस टीना, कृपया आप और आपके साथी तुरंत चले जाए, और जहां तक फिल्म डील का सवाल है, आप उसे भूल जाइए। टीना स्तब्ध रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि खन्ना कुछ कहने या विरोध करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन स्टीफन ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और सुरक्षा गार्डों को बुलाऊं, कृपया आप दोनों तुरंत और शांति से यहाँ से चले जाएं। कोई विकल्प न होने के कारण रवि खन्ना केवल अपनी अपमानित और उन्मादी हो चुकी प्रेमिका टीना को घसीटते हुए कांच के घर से बाहर ले जा सका। उनके जाने के बाद मास्टर मालिनी बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ विक्रम के पास गईं और उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, मिस्टर विक्रम, क्या मैं इस दिव्य फूल को छूकर महसूस कर सकती हूँ? विक्रम ने सिर हिलाया। बिल्कुल, आप कर सकती हैं। ये कहते हुए विक्रम ने अपना हाथ थोड़ा पीछे खींच लिया और वो अद्भुत, मायावी फूल उसकी हथेली से ऊपर उठकर हवा में तैरने लगा। मास्टर मालिनी ने अपने कांपते हुए हाथों को धीरे से आगे बढ़ाया और फूल की पंखुड़ियों को छुआ। स्पर्श करते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अपने जीवनकाल में ऐसा चमत्कारी और दिव्य फूल देखने का सौभाग्य पाकर अब मैं बिना किसी पछतावे के मर सकती हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। विक्रम वास्तव में मास्टर मालिनी की इस भक्ति और जुनून की बहुत प्रशंसा करता था। वह एक शुद्ध हृदय वाली महिला थी जिन्होंने अपना सब कुछ फूलों और प्रकृति को समर्पित कर दिया था। वो एक सच्ची फूल प्रेमी थी, या यूं कहें कि फूलों की दीवानी। स्टीफन भी आगे आए। हालांकि वे भी इस चमत्कार से प्रभावित थे, लेकिन एक व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में उनकी दिलचस्पी मुख्य रूप से इस बात में थी कि क्या वे इस अद्भुत फूल को खरीद सकते हैं। मिस्टर विक्रम, ये फूल, यह अविश्वसनीय है। कृपया अपनी कीमत बताइए। मुझे ये फूल किसी भी कीमत पर चाहिए। मैं आपको एक ब्लैंक चेक देने को तैयार हूँ। विक्रम ने स्टीफन की ओर देखा और फिर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा, क्या आप सचमुच इसे खरीदना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, किसी भी कीमत पर। लेकिन मुझे डर है कि आप इसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे, मिस्टर स्टीफन। यह आपके बस की बात नहीं है। स्टीफन ने थोड़ा अपमानित महसूस किया और दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर विक्रम, आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। इस फूल के लिए मैं अपनी पूरी संपत्ति भी दांव पर लगाने को तैयार हूँ। बताइए, आपको क्या चाहिए? विक्रम की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपनी बाह फैलाकर नैना मल्होत्रा की ओर इशारा किया, जो पास ही खड़ी थी। पैसे या संपत्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिस्टर स्टीफन। मैंने सुना है कि आप भारत में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं, और अभी तक आपको एक उपयुक्त मुख्य अभिनेत्री, लीडिंग लेडी, नहीं मिली है ना? शुरुआत में जब से स्टीफन यहाँ आया था, उसने नैना मल्होत्रा पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। फूलों और प्रकृति के संपर्क में आने के बाद इस मशहूर निर्देशक को फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और सितारों की कोई परवाह नहीं रह गई थी। लेकिन जब विक्रम ने उसे याद दिलाया, तो स्टीफन ने अचानक अपना ध्यान नैना मल्होत्रा पर केंद्रित किया। वह उसे एक पल के लिए घूरता रहा और फिर हैरान रह गया। नैना मल्होत्रा ने थोड़ा झुककर शालीनता से अभिवादन किया, नमस्ते मिस्टर स्टीफन। ओह माय गॉड। स्टीफन चौंका और खुशी से चिल्लाया, ये खूबसूरत महिला, ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने अपनी फिल्म की लीडिंग लेडी की कल्पना की थी। यहाँ तक कि इसके चेहरे के नैनिक्ष और आभा भी बिल्कुल वैसी ही है। ये तो परफेक्ट है। स्टीफन के इन शब्दों ने नैना मल्होत्रा को, जो अब तक तनाव और अनिश्चितता के किनारे पर थी, राहत की एक गहरी सांस लेने का मौका दिया। सीमा ने भी तुरंत मौके का फायदा उठाया और स्टीफन के साथ बातचीत शुरू कर दी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की यह शीर्ष एजेंट शब्दों की जादूगर थी और उसने जल्दी ही स्टीफन के साथ तालमेल बिठा लिया। फिल्म डील पक्की हो गई। मामला सुलझ गया। विक्रम नीचे झुका और अपनी दोनों बेटियों से बोला, जिया, निया, चलो अब हम बाहर जाकर खेलते हैं, यहाँ बहुत हो गया। हाँ, चलिए पापा। दोनों छोटी लड़कियां खुशी खुशी विक्रम का हाथ पकड़कर बॉटनिकल गार्डन के कांच के घर से बाहर निकल आईं। इस समय तक बर्फबारी रुक चुकी थी और बाहर की दुनिया एक सफेद चादर से ढकी हुई थी।
ये बॉटनिकल गार्डन उत्तरगढ़ शहर के बाहरी इलाके में यमुना नदी युलोंग रिवर के किनारे स्थित था। पापा देखो, यह वही यमुना नदी है। तान्या आंटी एक बार हमें यहाँ लाई थी। उस समय यह नदी बहुत सुंदर थी और पानी बह रहा था। जिया ने नदी के किनारे खड़े होकर कहा। हाँ, मुझे भी याद है। और हमने नदी किनारे बैठकर उबले हुए भुट्टे, बॉइल्ड कॉर्न खाए थे। वे बहुत टेस्टी थे। निया ने अपनी पसंदीदा याद साझा की। विक्रम खुद को मन ही मन हंसने से नहीं रोक पाया। ये दोनों छोटी लड़कियां, जो अभी केवल 4 साल की थीं, अक्सर छोटे वयस्कों लिटिल अडल्ट्स की तरह बातें और व्यवहार करती थीं, शायद इसलिए क्योंकि वे अपने माता पिता के बिना बड़ी हुई थीं। वे जितना समझदारी दिखाती थीं, विक्रम का दिल उतना ही दुखता था। पिछले 4 सालों में जब मैं यहाँ नहीं था, मेरी इन दोनों फूलसी बच्चियों ने कितना कुछ सहा होगा। ये सोचते हुए विक्रम ने अपनी बेटियों के सिर पर हाथ फेरा और कोमलता से पूछा, जिया, निया, क्या तुम दोनों यमुना नदी को वैसा ही देखना चाहती हो जैसा वह गर्मियों में होती है, बहती हुई और हरी भरी? जिया की आंखें चमक उठी। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर उसका चेहरा उतर गया। लेकिन पापा, अभी तो सर्दी है और नदी पूरी तरह जमी हुई है, बर्फ ही बर्फ है। विक्रम मंद मंद मुस्कुराया। अगर मैं, एक अमर पूज्य, इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता, तो मेरा वापस आने का क्या मतलब? अपनी आंखें बंद करो, पापा तुम्हारे लिए एक और बड़ा जादू करने वाले हैं। दोनों छोटी लड़कियों ने आज्ञाकारी रूप से अपनी हथेलियों से अपनी आंखें ढक लीं। विक्रम ने अपना दाहिना हाथ जमी हुई नदी की ओर लहराया और एक धीमी लेकिन स्पष्ट और गूंजती हुई आवाज में एक ही शब्द बोला, उलट जाओ, रिवर्स। इस एक आदेश के साथ प्रकृति के नियम बदल गए। कड़क कड़क नदी की जमी हुई सतह पर दरारें पड़ने लगीं। बर्फ और पाला एक अविश्वसनीय गति से पिघलने लगे, जैसे किसी ने अदृश्य आग जला दी हो। पलक झपकते ही जमी हुई यमुना नदी फिर से कलकल करती हुई बहने लगी। और उसी समय नदी के दोनों किनारों पर मौजूद सारी सूखी घास, पेड़ और पौधे तेजी से हरे होने लगे और बढ़ने लगे। एक ही पल में नदी के किनारे का 10 मील का पूरा इलाका हरे भरे जंगलों और रंग-बिरंगे फूलों से भर गया, मानो अचानक कड़ाके की सर्दी के बीच गर्मी का मौसम लौट आया हो। उसके एक आदेश पर सभी चीजें अपना सिर झुकाती हैं। ये एक अमर पूज्य की वास्तविक शक्ति थी। ठीक है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो, विक्रम ने धीरे से कहा। दोनों छोटी लड़कियों ने अपने हाथ हटाए और जब उन्होंने चारों ओर का नजारा देखा तो वे थोड़ी देर के लिए अवाक रह गईं। फिर वे उत्साह से चिल्लाईं, पापा, क्या यह आपने किया? ये तो सचमुच जादू है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम्हें क्या लगता है, कैसा लगा मेरा जादू? बहुत प्रभावशाली, बहुत ही अद्भुत। पापा देखो, नदी में मछलियां भी तैर रही हैं। निया कभी भी खाने या जीव जंतुओं के बारे में नहीं भूल सकती थी। विक्रम हंसा। चलो, अब हम नदी पार करते हैं। ये कहकर विक्रम ने अपना हाथ बहती हुई नदी की ओर बढ़ाया और एक और आदेश दिया, बंध जाओ, बाइंड। जैसे ही उसने ये शब्द बोला, नदी की शांत सतह उबलने लगी। अनगिनत मछलियां पानी से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगीं। और फिर देखते ही देखते उन हजारों मछलियों ने आपस में जुड़कर नदी की सतह पर एक चौड़ा, जीवित, तैरता हुआ पुल बना लिया। जिया ने सावधानी से उस मछली के पुल पर अपना पहला कदम रखा। जब उसने देखा कि वह मजबूत है तो वह दौड़कर उस पार चली गई। वह उत्साह से चिल्लाई, पापा, क्या ये भी जादू है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ मेरी जान, ये भी एक जादू है। तो फिर मैं भी यह जादू सीखना चाहती हूँ। मैं भी जादूगरनी बनूंगी। मैं भी। अगर मैं ये सीख जाऊंगी तो मैं ढेर सारी मछलियां पकड़कर स्वादिष्ट चीजें बना पाऊंगी। एक सच्ची खाने पीने की शौकीन होने के नाते निया के विचार हमेशा की तरह अनोखे और व्यवहारिक थे। बहुत बढ़िया, पापा वादा करते हैं, समय आने पर वह तुम दोनों को सब कुछ सिखा देंगे, विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दरअसल विक्रम की यही योजना थी। वो अपनी पत्नी काव्या, अपनी दोनों बेटियों और अपने सभी करीबी लोगों को साधना, कल्टिवेशन के मार्ग पर ले जाना चाहता था। क्योंकि एक अमर पूज्य के रूप में उसके लिए समय ने अपना सारा अर्थ खो दिया था। वो अनंत काल तक जीने वाला था। यह एक पूर्ण और सच्ची अमरता थी, लेकिन अपने प्रियजनों की संगति और प्रेम के बिना यह अमरता एक अंतहीन और दर्दनाक जेल की तरह होगी। अकेलापन ही किसी भी इंसान या देवता को पागल बना सकता है। अपने पिछले जीवन में विक्रम ने 3000 वर्षों तक अकल्पनीय कड़ी मेहनत और तपस्या की थी, जिसका एकमात्र लक्ष्य समय और स्थान की बाधाओं को तोड़कर पृथ्वी पर वापस लौटना था। इसलिए अब जब उसे इस जीवन में ये दूसरा मौका मिला है तो विक्रम निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। वह अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए रहने का रास्ता खोज ही लेगा। पिता और उनकी दोनों बेटियां इस अद्भुत जीवित मछली के पुल को पार कर गए, जो शायद पूरी दुनिया में अपनी तरह का अनोखा पुल था। और थोड़ी दूर पर पार्किंग स्थल में रवि खन्ना अपनी असंतुष्ट और रोती हुई प्रेमिका टीना को साथ लेकर जाने ही वाला था। तभी उनकी नज़र इस अविश्वसनीय दृश्य पर पड़ी। वे दोनों अपनी जगह पर जम गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
यह क्या था? जादू, चमत्कार, या क्या यह आदमी सचमुच कोई अमर देवता, इमॉर्टल है? टीना हियिंग ने एक निखरेबाज मुस्कान के साथ कहा, यह आदमी शायद फिर से कोई चाल चल रहा है ना प्रिय? उसने समर्थन के लिए रवि खन्ना की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी बातों का कोई जवाब नहीं मिला। टीना ने अपना सिर घुमाकर देखा और पाया कि रवि खन्ना का चेहरा पूरी तरह से गंभीर और डरा हुआ था। उसकी आंखें नदी के उस अविश्वसनीय दृश्य पर टिकी थीं। आखिरकार, एक अरबपति व्यापारी होने के नाते रवि खन्ना के पास आम लोगों की तुलना में ज्यादा जानकारी और रहस्यों तक पहुंच थी। वो अच्छी तरह जानता था कि इस दुनिया में कुछ ऐसे असाधारण लोग या गुप्त स्वामी होते हैं जिनकी शक्तियां सामान्य समझ से परे होती हैं। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह साधारण दिखने वाला आदमी जो 2 छोटी बच्चियों के साथ घूम रहा था, इतना असाधारण और शक्तिशाली मास्टर हो सकता है। ये सोचकर कि उसने अभी थोड़ी देर पहले उस आदमी का कितना अपमान और तिरस्कार किया था, रवि खन्ना ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हनी, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? टीना ने उसकी चुप्पी से घबराकर पूछा। रवि खन्ना ने उसे एक ऐसी ठंडी और नफरत भरी नज़र से देखा कि टीना कांप उठी। ये सब इस मूर्ख और घमंडी महिला के कारण हुआ है। अगर यह मुझे उस आदमी और उसकी प्रेमिका नैना को नीचा दिखाने के लिए उकसाती नहीं, तो मैं कभी उस खौफनाक मास्टर को नाराज नहीं करता। हाँ, ये सब इसकी ही गलती है। ये सोचते हुए रवि खन्ना की आंखों में टीना के लिए घृणा भर गई। एक अमीर आदमी होने के नाते खूबसूरत लेकिन बेवकूफ़ औरतें अक्सर उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती थीं। बात बस इतनी थी कि टीना एक उभरती हुई स्टारलेट थी और रवि खन्ना को एक सेलिब्रिटी को डेट करने का शौक था। इसीलिए वह शुरुआत में उस पर इतना मोहित हो गया था और उसकी हर बात मान रहा था। लेकिन अब अपनी जान और कारोबार को खतरे में देखकर रवि खन्ना को तुरंत एहसास हुआ कि उसे इस मुसीबत की जड़ से फौरन दूर हो जाना चाहिए। टीना ने रवि खन्ना के इस असामान्य और डरावने व्यवहार को महसूस किया और उसका दिल घबराहट से भर गया। प्रिय, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मुझे अभी याद आया कि कंपनी में कुछ बहुत ज़रूरी काम है, मुझे तुरंत निकलना होगा। तुम खुद टैक्सी लेकर घर चली जाना, रवि खन्ना ने रूखेपन से कहा। ये कहकर वह बिना एक पल भी रुके मुड़ा और अपनी कार की ओर तेज कदमों से चल पड़ा, टीना को वहीं छोड़ दिया। टीना वहीं स्तब्ध और अपमानित खड़ी रह गई। काफी देर बाद जब रवि खन्ना की कार दूर चली गई, उसने अपना गुस्सा उस आदमी पर उतारने का फैसला किया जो उसे इसकी जड़ लग रहा था। उसने नाराजगी भरे चेहरे के साथ दूर नदी के बीच खड़े विक्रम को देखा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मनहूस कहीं के। अगर तुम और तुम्हारी वह प्रेमिका यहाँ ना आते तो मुझे स्टीफन वाला रोल मिल जाता और मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर न जाता। मैं तुम्हारी दोनों बेटियों का बुरा हाल कर दूंगी, मैं उन्हें। उसकी आवाज़ अचानक गले में ही अटक गई, क्योंकि टीना के पैरों के नीचे अचानक एक तेज सफ़ेद रोशनी उभर आई। उस रोशनी ने उसे किसी अदृश्य पिंजरे की तरह घेर लिया। पलक झपकते ही उस तीव्र सफ़ेद रोशनी ने उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। टीना को चीखने या भागने का भी मौका नहीं मिला। 1 सेकंड के भीतर उसका पूरा शरीर उस रोशनी में विलीन हो गया और वह पूरी तरह से गायब हो गई। वहां सिर्फ राख का एक छोटा सा ढेर बचा था जिसे हवा ने उड़ा दिया। विक्रम का संरक्षक मंत्र, गार्डियन स्पेल, सक्रिय हो गया था। इस समय दूर नदी के किनारे खड़ी जिया ने कुछ असामान्य सफ़ेद चमक देखी और खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, पापा, वहाँ क्या हुआ? वह सफ़ेद रोशनी कैसी थी? विक्रम ने मुड़कर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं मेरी जान, शायद वहाँ कोई कचरा जला रहा होगा। तुम लोग अपना खेल जारी रखो। हालांकि विक्रम की वर्तमान शक्ति उसके पिछले अमर पूज्य स्तर जैसी नहीं थी, फिर भी अपनी 2 प्यारी बेटियों की सुरक्षा की खातिर उसने जिया और निया को संरक्षक मंत्र तकनीक, गार्डियन स्पेल टेक्निक का उच्चतम स्तर प्रदान किया था। यह मंत्र तकनीक विक्रम द्वारा तब बनाई गई थी जब वह पहली बार अमर पूज्य बना था। ये तकनीक इतनी शक्तिशाली और निरंकुश थी कि यह किसी भी ऐसे व्यक्ति को शाप देकर तुरंत मार सकती थी जिसके मन में इसकी रक्षा करने वालों जिया और निया के प्रति बुरा इरादा हो, चाहे वह व्यक्ति अरबों प्रकाश वर्ष दूर ही क्यों न हो। यद्यपि अब विक्रम की शक्ति पूरी तरह से बहाल नहीं हुई थी, फिर भी यह संरक्षक मंत्र तकनीक अभी भी अविश्वसनीय रूप से घातक और प्रभावी थी। तो सिर्फ इसलिए कि टीना ने उन मासूम बच्चियों को नुकसान पहुंचाने की बात सोची थी और उन्हें बुरा भला कहा था, उसे बिना किसी चेतावनी के सीधे मौके पर ही उस मंत्र द्वारा भस्म कर दिया गया। बेशक दोनों छोटी लड़कियां इस खौफनाक घटना के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। वे तो बस उस जादुई मछली के पुल फिश ब्रिज पर खुशी खुशी इधर उधर दौड़ रही थीं। विक्रम नदी के बीच में अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। वह अपनी बेटियों के खुश चेहरों को देख रहा था और खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पा रहा था। ठीक उसी क्षण आसमान से बादल छट गए और सूरज की एक सुनहरी किरण सीधे नीचे आई, जिसने विक्रम और दोनों छोटी लड़कियों को एक दिव्य, लगभग अमर, इमॉर्टल रोशनी में नहला दिया।
यह अद्भुत दृश्य नैना मल्होत्रा, सीमा और मास्टर मालिनी ने भी देखा, जो अभी अभी कांच के घर से बाहर आई थीं। सीमा इतनी चौंक गई कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसके मुंह से एक दबी हुई कराह निकली, नैना, तुमने ये किस तरह का आदमी ढूंढा है? यह कोई साधारण इंसान नहीं लगता। नैना मल्होत्रा अब बहुत शांत और संयमित थी। उसने बस धीरे से और गर्व से कहा, मैं खुद भी नहीं जानती सीमा मैम, लेकिन मुझे एक बात साफ साफ पता है, जब तक उनका नाम विक्रम है और वे मेरे साथ हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उस दिन के बाद से सीमा ने विक्रम के प्रति अपने तिरस्कारपूर्ण रवैये और घमंड को पूरी तरह से त्याग दिया। उसे विश्वास हो गया कि विक्रम ने जो कहा था कि चीजें आसानी से हो जाएंगी, वो सिर्फ डींगे नहीं थीं। उस आदमी में सचमुच अकल्पनीय क्षमता और शक्ति थी। जब किसी की ताकत उस ऊंचाई तक पहुंच जाती है जिसके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते, तो दुनियावी सत्ता और धनदौलत बहुत ही हास्यास्पद और तुच्छ लगने लगती है। दूसरी ओर मास्टर मालिनी का ध्यान यमुना नदी के आसपास के पेड़ों और पौधों की अचानक हुई हरियाली पर था। यह ऐसा था जैसे अचानक ही कड़ाके की सर्दी के बीच यमुना नदी के किनारे गर्मी का मौसम लौट आया हो। हरे भरे पेड़ और खिले हुए फूल आसपास के बर्फ और पाले से ढके सफेद संसार के बिल्कुल विपरीत खड़े थे। यह व्यक्ति आखिर है कौन? कोई वन देवता या कोई महान मास्टर मालिनी का मन विस्मय और आश्चर्य से भर गया। ठीक उसी समय एक शानदार मेबाक कार धीरे धीरे बॉटनिकल गार्डन में दाखिल हुई। रिया कीन कार से बाहर निकली। वह भी यह नज़ारा देखकर चौंक गई, लेकिन पिछली कुछ घटनाओं के बाद अब उसमें ऐसी चीज़ों के प्रति थोड़ी प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी आ गई थी, इसलिए वह जल्दी ही सामान्य हो गई और तेज कदमों से नदी के किनारे की ओर बढ़ी। मिस्टर विक्रम ने मुड़कर देखा कि रिया आई है। उसने जिया और निया का हाथ पकड़ा और उन्हें वापस किनारे पर ले आया। फिर उसने हवा में अपनी उंगलियां चटकाईं। चुटकी, बिखर जाओ, स्कैटर। एक तेज आवाज के साथ वो अद्भुत मछली का पुल टूट गया और सारी मछलियां वापस पानी में कूद गईं, जिससे नदी की सतह पर हलचल मच गई। फिर विक्रम एक हल्की मुस्कान के साथ रिया की ओर मुड़ा। कहो रिया, क्या कोई जरूरी काम है? रिया को उस मुस्कान से अपनी धड़कनें थोड़ी तेज होती महसूस हुई। उसने अपनी नजरें झुका लीं और कहा, मिस्टर विक्रम, आपने जिस मामले की जांच करने के लिए कहा था, मुझे उसका पता चल गया है। नीलामी में बेची गई वह दिव्य जड़ी बूटी ड्रैगन गट्स वह नीलगिरी पर्वत किंगमैन माउंटेन से आई थी। नीलगिरी पर्वत, ये नाम सुनते ही विक्रम की आंखों में एक तेज तीखी चमक आ गई, क्योंकि उसका अपना गृहनगर, जहां उसका जन्म हुआ था और जहां वह पला बड़ा था, वह नीलगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित नीलगिरी कस्बा किंगमैन टाउन ही था। हालांकि अपने माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद उसने उस जगह को छोड़ दिया था और तब से वह शायद ही कभी वहां वापस गया हो। ठीक है, मुझे समझ आ गया, धन्यवाद रिया। विक्रम की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई थी। रिया थोड़ी नर्वस हो गई, क्योंकि उसने पहले कभी विक्रम के चेहरे पर ऐसे गंभीर और भावनात्मक भाव नहीं देखे थे। मिस्टर विक्रम, क्या आप नीलगिरी पर्वत जाने की योजना बना रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या हमारे किन परिवार की तरफ से कोई मदद चाहिए? हम आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं। विक्रम ने एक हल्की उदास मुस्कान दी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा। फिर विक्रम ने जिया और निया की ओर मुड़कर अपना मूड बदलते हुए उत्साह से पूछा, मेरी राजकुमारियों, कैसा रहेगा अगर पापा तुम्हें एक लंबी यात्रा पर ले चलें? हम एक नई जगह घूमने चलेंगे। हाँ, यात्रा, मज़ा आएगा। जिया और निया, इन दोनों छोटी लड़कियों के लिए, जब तक वे अपने पापा के साथ थीं, दुनिया की हर जगह और हर चीज़ अच्छी थी। विक्रम ने दूर क्षितिज की ओर देखा। नीलगिरी पर्वत, ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ पुराने अधूरे हिसाब किताब बाकी हैं, जिन्हें पूरा करने का समय आ गया है। फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट और शूटिंग शेड्यूल के कारण नैना मल्होत्रा को सीमा के साथ वापस जाना पड़ा। जब बिछड़ने का समय आया तो नैना मल्होत्रा खुद को रोक नहीं सकी और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। सीमा ने समझदारी दिखाते हुए जिया और निया को थोड़ा दूर ले गई ताकि वे अपनी आंटी को रोते हुए न देखें। विक्रम ने नैना की लाल और सूजी हुई आंखों को देखा और उसे दिलासा देते हुए हल्के से मुस्कुराया, अरे पगली, अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी और तुम शूटिंग के लिए सुंदर नहीं दिखोगी। नैना ने अपना सिर झुका लिया। वह धीरे धीरे सिसक रही थी, बिल्कुल एक छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह। विक्रम ने उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, याद है जब हम स्कूल में थे, मैंने कहा था कि जो कोई भी तुम्हें धमकाने या रुलाने की हिम्मत करेगा, मैं तुम्हारे लिए उसे ज़रूर पीटूंगा। और अब तो कोई भी आम इंसान मुझे हरा नहीं सकता। इसलिए बेफिक्र होकर जाओ और अपना काम करो। रही बात उस निर्देशक स्टीफन की, तो मुझे पूरा यकीन है कि वह तुम्हारे साथ कोई भी गलत हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सिर्फ हिम्मत न करने की बात नहीं थी। विक्रम की शक्ति और वनस्पति विज्ञान के ज्ञान को देखने के बाद वर्तमान स्टीफन विक्रम को एक जीवित देवता के रूप में मानता था। वो उसके सम्मान में घुटने टेकने और अगरबत्ती जलाने के लिए लगभग तैयार था।
नैना मल्होत्रा ने अचानक आगे बढ़कर विक्रम को कसकर गले लगा लिया। उसने उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। क्या आप जानते हैं विक्रम, मैं सचमुच आपकी पत्नी काव्या से बहुत ईर्ष्या करती हूँ। काश मैं उनकी जगह होती। मुझे नहीं पता कि मेरे पास अब भी आपके दिल में जगह बनाने का कोई मौका है या नहीं। विक्रम ने एक लंबी गहरी आह भरी। यहाँ तक कि एक सर्वशक्तिमान अमर पूज्य के रूप में भी कुछ मानवीय भावनाएं और दिल के मामले, मैटर्स ऑफ द हार्ट, ऐसे थे जिन्हें सुलझाना बहुत कठिन था। वे बहुत जटिल थे। ठीक है, अब रोना बंद करो। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम वापस नहीं आ सकती। तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की। सच में, नैना का आंसुओं से भीगा हुआ खूबसूरत चेहरा तुरंत ऊपर उठा और उसने विक्रम की आंखों में उम्मीद से देखा। क्या आपका मतलब है कि मैं शूटिंग के बाद या भविष्य में भी वापस आ सकती हूँ और आपसे मिल सकती हूँ? विक्रम ने एक शरारती व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। हाँ, बिल्कुल। और क्या मैं तुम्हें भगा सकता हूँ? तुम तो सेलिब्रिटी हो। नैना के चेहरे पर तुरंत एक बड़ी मुस्कान खिल उठी और उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। नैना मल्होत्रा और बाकियों के जाने के बाद विक्रम अपनी बेटियों के साथ सड़क किनारे अकेला खड़ा था। अचानक उसे एक अजीब सा खालीपन और अकेलापन महसूस हुआ। वह अपने जीवन में केवल एक ही व्यक्ति से सच्चे अर्थों में प्यार करता था और वह थी उसकी पत्नी काव्या एन यान। इस बात में कोई संदेह नहीं था। उसका दिल और आत्मा सिर्फ उसी की थी। लेकिन नैना मल्होत्रा या तान्या के प्रति भी उसके मन में एक अलग तरह की जटिल भावनाएं थी, दोस्ती, परवाह और एक तरह का लगाव। विक्रम एक और लंबी आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसे रहने दो, जो है सो है। इन भावनाओं को सुलझाना अभी के लिए छोड़ देते हैं। उसे बस एक एक कदम उठाकर आगे बढ़ना होगा। पहले अपने अतीत के रहस्यों को सुलझाना है और फिर अपने परिवार को सुरक्षित करना है। नीलगिरी पर्वत, किंगमैन माउंटेन पर अमरा लोग रहते हैं। यह एक ऐसी प्राचीन किंवदंती है जो नीलगिरी पर्वत के आसपास रहने वाले हर एक व्यक्ति को ज्ञात है। हालांकि किसी ने भी कभी अपनी आंखों से इन अमर लोगों को नहीं देखा था, लेकिन इस किंवदंती ने पहाड़ को एक रहस्यमय और जादुई आकर्षण प्रदान किया, जिससे देश विदेश के सभी दिशाओं से पर्यटक यहाँ खींचे चले आने लगे। और इस तरह कभी एक छोटा और दरिद्र रहा नीलगिरी कस्बा, किंगमैन टाउन, अब एक हलचल भरे पर्यटक स्थल में बदल गया था। विक्रम अपनी दोनों बेटियों जिया और निया के साथ पर्यटक बस से उतरा। उसके सामने जो नज़ारा था वो एक ही समय में परिचित और अजीब दोनों लग रहा था। जब वह यहाँ से गया था तो यह एक छोटा, शांत और सुदूर पहाड़ी कस्बा था, लेकिन अब यह एक समृद्ध और आधुनिक शहर जैसा दिख रहा था। रेस्तरां, कैफे और बार की कतारें एक दूसरे से सटी खड़ी थीं। चमकीले, फैशनेबल कपड़े पहने पर्यटक और स्थानीय लोग लगातार आ जा रहे थे और हवा में संगीत और बातचीत का शोर था। और उस हलचल भरी मुख्य सड़क के ठीक सामने दूरी पर विशाल नीलगिरी पर्वत खड़ा था, जिसका शिखर हमेशा की तरह बादलों और धुंध में ढका हुआ था, जो कभी छटने को तैयार नहीं होता था। विक्रम एक पल के लिए उस पहाड़ को एकटक घूरता रहा। बचपन में उसने कई बार नीलगिरी पर्वत में कदम रखा था, ट्रैकिंग की थी और वहां खेला था। उस समय उसे वहां कुछ भी असामान्य या जादुई नहीं मिला था। लेकिन अब एक अमर पूज्य की दिव्य दृष्टि से देखने पर वह तुरंत बता सकता था कि पहाड़ में एक उत्कृष्ट फंग शुई थी और यह एक अत्यंत शक्तिशाली ड्रैगन आभा, ड्रैगन ची से घिरा हुआ था। यह स्पष्ट रूप से कोई साधारण जगह नहीं थी। हालांकि ये ड्रैगन आभा कुछ मिश्रित, मैली और अशुद्ध लग रही थी, जैसे किसी ने इसे दूषित कर दिया हो। यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, विक्रम ने मन ही मन सोचा। फिर वह जिया और निया की ओर मुड़ा और अपनी विचारधारा को बदलते हुए एक कोमल मुस्कान के साथ पूछा, मेरी प्यारी राजकुमारियों, क्या तुम दोनों को भूख लगी है? दोनों छोटी लड़कियां एक साथ पूरी ऊर्जा और उत्साह से चिल्लाईं, हाँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। इस प्यारे दृश्य ने आसपास से गुजर रहे राहगीरों के चेहरों पर भी मुस्कान ला दी। विक्रम ने सिर हिलाया। चलो फिर, पिताजी तुम्हें पहले एक शानदार दावत पर ले चलते हैं। जब से वह एक पिता बना था और खासकर जब से वह वापस लौटा था, विक्रम का दैनिक जीवन खाने पीने और अपनी बेटियों की देखभाल के इर्द गिर्द ही घूमता था। सच तो यह है कि अपनी अमर पूज्य साधना के स्तर को देखते हुए वह भोजन और पानी का पूरी तरह त्याग कर सकता था और केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर जीवित रह सकता था। लेकिन जैसे कहते हैं कि पैसे या शक्ति से सच्ची खुशी नहीं खरीदी जा सकती, विक्रम को अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठकर खाने, उनकी बातें सुनने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में जो आनंद मिलता था वह किसी भी साधना से बढ़कर था। वे मुख्य सड़क पर चल रहे थे। जमीन से उगाए नए हॉस्टल, होटल और आधुनिक रेस्टोरेंट को देखकर विक्रम के चेहरे पर एक हल्की सी उदासी छा गई। ये सब इतना बदल गया था। उस जमाने में जब वह छोटा था तो वह अक्सर इसी सड़क पर इन्हीं गलियों में खेला करता था, और उसका पुराना पुश्तैनी घर जहां उसका जन्म हुआ था और जहां उसने अपने माता पिता के साथ समय बिताया था, इसी गली के एक कोने पर स्थित था। इतने सालों बाद मेरे उस पुराने घर का क्या हुआ होगा?
शायद वह अब तक गिर चुका होगा या किसी ने उसकी मरम्मत कर ली होगी। ऐसा सोचते हुए विक्रम पुरानी यादों में खोया हुआ गली के कोने पर मुड़ा और दंग रह गया। जहां उसका पुराना छोटा सा पुश्तैनी घर हुआ करता था, वहां अब एक विशाल बहुमंजिला और बेहद शानदार लग्जरी होटल खड़ा था। विक्रम के चेहरे के भाव धीरे धीरे गंभीर और गहरे होते गए। उसकी आंखें उस होटल की इमारत पर जम गईं। पापा, हम यहाँ क्यों रुक गए हैं? जिया ने पूछा। फिर उसने उस शानदार ढंग से सजाए गए होटल को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा। पापा, क्या हम यहाँ खाना खाएंगे? ये जगह तो बहुत ही पॉश लग रही है। क्या ये बहुत महंगी नहीं होगी? सिर्फ 4 साल की जिया में पहले से ही एक समझदार और थोड़ी कंजूस गृहिणी के गुण थे। किराने का सामान खरीदते समय भी वह हर पैसे का हिसाब रखती थी, जिसे देखकर कभी कभी विक्रम को एक ही समय में हंसी भी आती थी और थोड़ा दिल का दर्द भी होता था कि इतनी छोटी उम्र में उसे इन सब बातों की चिंता करनी पड़ रही है। बेशक विक्रम सिर्फ इसलिए गंभीर और नाराज नहीं था क्योंकि उसकी जमीन का एक टुकड़ा ले लिया गया था। उनके लिए यह पुराना घर कोई साधारण संपत्ति नहीं था, इसका एक विशेष भावनात्मक महत्व था। आखिर यह उसके बचपन की यादों और उसके माता पिता की आखिरी निशानी का प्रतीक था। तभी पीछे से एक डरी हुई हिचकिचाती हुई आवाज सुनाई दी। क्या आप विक्रम भैया ब्रदर हैं? विक्रम ने मुड़कर देखा। एक युवा लड़की सड़क के किनारे खड़ी थी और उसे घूर रही थी। लड़की ने बहुत ही सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा बहुत ही भोला भाला था और उसके गालों पर शर्म और संकोच की हल्की सी लाली थी। तुम कौन हो? विक्रम ने पूछा। विक्रम भैया, क्या ये सचमुच आप हैं? लड़की अचानक उत्साहित हो गई, उसकी आवाज कांपने लगी। वह एक कदम आगे बढ़ी और बोली, मैं मीरा लैन जू लैन हूँ, आपकी छोटी बहन। मीरा? तुम मीरा हो? विक्रम ने आश्चर्य से पूछा। मीरा उसके दूर के चाचा की बेटी थी। बचपन में वो अक्सर विक्रम से चिपकी रहती थी। जहां भी विक्रम जाता वो एक छोटी परछाई की तरह उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। हाँ, यह मैं हूँ विक्रम भैया। आप आखिरकार वापस आ गए। हमें लगा था, बहुत से लोगों ने कहा था कि आप मर चुके हैं। मीरा बोलते बोलते रो पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बहन, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इतने साल हो गए और तुम इतनी बड़ी हो गई हो, विक्रम ने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा और उसके सिर पर हाथ फेरा। और ये प्यारी बच्चियां कौन हैं? मीरा की नज़र जिया और निया पर पड़ी और वह खुद को पूछने से नहीं रोक पाए। नमस्ते बुआ, दोनों बच्चियों ने एक साथ अपनी मीठी और सुरीली आवाज में कहा। मीरा भी इन दोनों मनमोहक और चतुर छोटी परियों को देखकर मुस्कुरा उठी। अरे वाह, कितनी प्यारी और समझदार बच्चियां हैं। ये मेरी बेटियां हैं, जिया और निया, विक्रम ने गर्व से परिचय दिया। मीरा थोड़ी हैरान हुई। एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, फिर उसने एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहा, ओह विक्रम भैया, तो आपने शादी कर ली है, बधाई हो। विक्रम ने सिर हिलाया, हाँ। फिर उसने अपने पीछे खड़े उस शानदार होटल की इमारत की ओर इशारा किया। मीरा, मुझे बताओ ये सब क्या है? मेरे घर का क्या हुआ? मीरा का चेहरा एकदम से बदल गया, उसमें डर और घबराहट के भाव आ गए। उसने जल्दी से विक्रम का हाथ पकड़ा और उसे वहां से दूर खींचने लगी। भैया, यह ऐसी बात नहीं है जिसे मैं यहाँ सड़क पर 1 या 2 शब्दों में समझा सकूं। ये बहुत लंबा किस्सा है। आप पहले मेरे घर चलिए, पिताजी आपको देखकर बहुत खुश होंगे, वहां आराम से बात करेंगे। मीरा का घर नीलगिरी कस्बा के बाहरी इलाके में शहर की चकाचौंध से दूर था। जैसे जैसे वे शहर के केंद्र से दूर गए, जगह वापस एक छोटे अविकसित पहाड़ी गांव जैसी दिखने लगी। यहाँ के मकान नीचे कच्चे और टूटे फूटे थे और सड़कें कच्ची, कीचड़दार और चलने में मुश्किल थीं। विक्रम बचपन में अक्सर यहाँ आता जाता था, इसलिए वो इस रास्ते और माहौल से बहुत अच्छी तरह परिचित था। इतने सालों में भी मीरा के घर और आसपास के इलाके में कोई खास बदलाव नहीं आया था। गरीबी और पिछड़ेपन की वही पुरानी तस्वीर थी। पुराने लकड़ी के गेट से अंदर कदम रखते ही मीरा ने उत्साहित होकर जोर से आवाज लगाई, पिताजी, माँ, जरा बाहर तो आइए, देखिए कौन वापस आया है। एक सांवले रंग का थका हुआ दिखने वाला ग्रामीण व्यक्ति घर से बाहर निकला। वह मीरा के पिता और विक्रम के दूर के चाचा रमेश जूग वो थे। जब उन्होंने विक्रम को देखा तो वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। विक्रम, बेटा, क्या ये सचमुच तुम हो? ठीक उसी समय एक ग्रामीण महिला भी घर से बाहर आई, जो कुछ बड़बड़ा रही थी। कौन है भाई, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? यह मीरा की माँ और विक्रम की चाची सरिता लीहोंगिया थीं। जैसे ही उनकी नज़र विक्रम पर पड़ी, उनका चेहरा गुस्से और नफरत से पीला पड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीरा अभी भी बहुत उत्साहित थी और बोली, माँ, देखो, विक्रम भैया मरे नहीं हैं, वे वापस आ गए हैं। ये कितनी खुशी की बात है। निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, चाची सरिता चिल्लाई। हम किसी विक्रम को नहीं जानते, इसे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। मीरा,
मीरा हैरान रह गई। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? यह विक्रम भैया हैं। तू चुप कर, मनहूस लड़की। क्या तू अब मेरी बात नहीं सुनेगी? मैंने कहा ना, इसे बाहर निकालो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चाची सरिता का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। तब चाचा रमेश ने एक गहरी, दुखी आह भरी और कांपती आवाज में बोले, विक्रम बेटा, तुम्हें सचमुच वापस नहीं आना चाहिए था। ये जगह अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। कृपया अभी चले जाओ, इससे पहले कि दूसरे लोगों को पता चले कि तुम यहाँ हो। जल्दी करो। मीरा उस समय कुछ कहने ही वाली थी, उसका मुंह विरोध करने के लिए खुला, लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर उसने बहुत शांत और स्थिर स्वर में उस दंपति से कहा, चिंता मत कीजिए, मेरी वापसी से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ, मेरे पुश्तैनी घर का क्या हुआ? वह होटल वहाँ कैसे बना? इस सवाल ने चाचा रमेश और उनकी पत्नी के चेहरों को और भी पीला और भयभीत कर दिया। चाची सरिता ने नफरत से भरे चेहरे के साथ कहा, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे सवाल। तुम एक मनहूस सितारे, अनलकी स्टार हो विक्रम। तुम्हें देखते ही मुसीबतें शुरू हो जाती हैं, और तुम कहते हो कि तुम हमें परेशान नहीं करोगे। चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और कुछ कर बैठूं। विक्रम ने अपनी भौहें सिकोड़ी। हालांकि वे रिश्तेदार थे, लेकिन उनके इस व्यवहार ने उसे बहुत निराश और क्रोधित किया। तभी मीरा ने अचानक विक्रम का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे थे। उसने विनती की, विक्रम भैया प्लीज, अभी के लिए चलिए, मैं आपको पहले यहाँ से दूर ले चलती हूँ, मैं आपको सब बताऊंगी। मीरा के मासूम चेहरे और आंसुओं के बारे में सोचकर विक्रम का दिल पिघल गया। उसने उस दंपति को एक आखिरी ठंडी नज़र से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बाद में आपको अपने इस व्यवहार पर पछतावा नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद विक्रम मुड़ा और मीरा के पीछे पीछे घर से बाहर निकल गया। पीछे से चाची सरिता की घृणा से भरी आवाज आई, हम पछतावा? एक अनाथ जिसने अपना घर बार सब खो दिया, उसके लिए पछतावा? पफश, क्या मजाक है? चाचा रमेश ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ कहना चाहते थे, शायद माफी मांगना चाहते थे या चेतावनी देना चाहते थे, लेकिन इस घर में उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। वे बस सिर झुकाकर चुप रह गए। बाहर गली में आकर मीरा ने अंततः अपने आंसू पोंछे और दुखी स्वर में कहा, विक्रम भैया, मुझे माफ करना। माँ और पिताजी का व्यवहार। विक्रम ने अपना सिर हिलाया और बड़ी उदासीनता से कहा, अब माफी मांगने या सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है मीरा, जो हुआ सो हुआ। बस मुझे सच सच बताओ कि मेरे घर के साथ आखिर क्या हुआ था? वह होटल किसने बनाया? मीरा ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखों में गुस्सा और लाचारी थी। ये सब उस दुष्ट लाला गेहूं की वजह से हुआ है। आपके जाने के लगभग 3 साल बाद सरकार और कुछ बिल्डरों ने इस इलाके का विकास शुरू किया। आपके पुराने घर की लोकेशन बहुत अच्छी थी, इसलिए लाला ने अपनी ताकत और पैसों का इस्तेमाल करके बदनीयती से उस पर कब्जा कर लिया, उसे तुड़वा दिया और वहां वो बड़ा होटल बनवा लिया। उसने हमें या किसी को भी कुछ नहीं दिया। लाला गेहूं, इस नाम ने विक्रम के दिमाग में दफन पुरानी सीलबंद यादों के दरवाजे खोल दिए और एक पुरानी दुश्मनी फिर से जिंदा हो उठी। जब विक्रम नीलगिरी कस्बा किंगमर्ग टाउन के जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था, तो लाला गेहूं अपने अमीर और प्रभावशाली परिवार के दम पर स्कूल का स्वघोषित बॉस बना घूमता था। चूंकि विक्रम के ग्रेड्स बहुत अच्छे थे और उसका कोई मजबूत पारिवारिक सहारा नहीं था, इसलिए लाला अक्सर उसे निशाना बनाता था, उसे परेशान करता था और उसके साथ बदसलूकी करता था। बाद में जब विक्रम नीलगिरी कस्बा छोड़कर चला गया, तो शहर में यह अफवाहें फैली कि लाला को एक लड़की के साथ बलात्कार करने के गंभीर आरोप में स्कूल से निकाल दिया गया था। लाला समाज का एक वास्तविक और घृणित मैल स्कम था, और अब ऐसा लग रहा था कि तमाम बाधाओं और बुरे कर्मों के बावजूद वह पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और ताकतवर हो रहा था। मीरा जूलैन ने कुछ चिंता और डर के साथ कहा, लाला ने एक से अधिक बार खुलेआम धमकी दी है कि जो कोई भी उसके मामलों में या उस होटल के मुद्दे में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करेगा, उसे जान से मार दिया जाएगा। पूरे कस्बे के लोग उससे थरथर कांपते हैं और कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक शांत दृढ़ता थी। मीरा, मुझे ये सब बताने के लिए धन्यवाद। मीरा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, विक्रम भैया, कृपया मेरे माता पिता को दोष मत दीजिए, वे भी बस बहुत डरे हुए हैं। विक्रम ने एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान दी, फिर उसने जिया और निया की ओर देखा और अपना मूड बदलते हुए उत्साह से कहा, चलो मेरी राजकुमारियों, पापा अब तुम्हें उस बड़े शानदार होटल में ले जाएंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। वहां हम मजेदार खाना खाएंगे। ये सुनकर मीरा घबरा गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम भैया प्लीज, पागल मत बनिए, इतना बड़ा खतरा मोल मत लीजिए। लाला अब सचमुच बहुत शक्तिशाली है। मैंने सुना है कि उसके अधीन दर्जनों खूंखार गुंडे काम करते हैं। अगर आप वहां गए तो वे आपको। विक्रम ने उसकी बात बीच में ही काट दी और एक हल्की मुस्कान के साथ वापस पूछा, मीरा, क्या तुमने अभी तक खाना खाया है? मैं नहीं, अभी नहीं खाया।
तो फिर चलो हमारे साथ एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। मीरा कुछ और कहना चाहती थी, शायद उसे रोकना चाहती थी, लेकिन जब उसकी नज़र विक्रम की उन उदासीन गहरी आंखों से मिली तो उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकली। मीरा को लगा कि उसकी बचपन की यादों में मौजूद वह सौम्य, शर्मीला और कमज़ोर विक्रम भैया अचानक बहुत अपरिचित, रहस्यमयी और डरावना हो गया है। विशेषकर वे आंखें जो इतनी गहरी और अथाह थीं कि वे दो अंधेरे असीम तालाबों की तरह लग रही थीं, उनमें झांकना डराने वाला था। वे सभी चलकर यूलाई होटल के भव्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे। होटल की सजावट बुरी नहीं थी, काफी महंगी लग रही थी, लेकिन पूरा माहौल एक तरह की सस्ती, भड़कीली और अश्लील हवा से भरा हुआ था, जो इसके मालिक की मानसिकता को दर्शाता था। विक्रम पूरी तरह भावशून्य चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे दो चहकती हुई छोटी लड़कियां और एक बेहद डरी हुई, संयमित मीरा थीं। चूंकि होटल की लोकेशन बहुत शानदार थी और नीलगिरी कस्बा में अब पर्यटकों का आना जाना बहुत ज्यादा था, इसलिए यहाँ की सुविधाएं और माहौल किसी बड़े शहर के होटल से कम नहीं था। भव्य लॉबी में एक मैनेजर और कई वर्दीधारी वेटर मौजूद थे। जैसे ही विक्रम और उसका परिवार अंदर आया, एक वेटर तुरंत उनके पास आया। नमस्ते सर, क्या आप भोजन करना चाहेंगे? वेटर ने पेशेवर मुस्कान के साथ पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। तो कृपया इस तरफ आइए, हमारे पास बहुत अच्छी टेबलें हैं। विक्रम ने अपनी जगह से हिलने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने एक शांत और सपाट स्वर में पूछा, क्या लाला गेहूं यहाँ है? वेटर की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसके चेहरे पर सतर्कता के भाव आ गए। आप हमारे बॉस मिस्टर लाला के बारे में पूछ रहे हैं? तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको उनसे क्या काम है? क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? बस कुछ पुराने अधूरे कर्ज हैं जिन्हें मैं आज उससे चुकाने आया हूं। वेटर समझ गया कि यह मामला गड़बड़ है। उसने तुरंत कुछ अन्य कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों को संकेत दिया। जल्द ही लगभग एक दर्जन हट्टे कट्टे, वर्दीधारी और लाठियों से लैस सुरक्षा गार्ड वहां आ गए और उन्होंने विक्रम और उसके परिवार को चारों तरफ से घेर लिया। लॉबी मैनेजर, जो एक घमंडी दिखने वाला आदमी था, आगे आया और एक ठंडी, व्यंग्यात्मक हंसी के साथ बोला, बच्चे, लगता है तुम नई जगह पर आए हो और नहीं जानते कि किससे पंगा ले रहे हो। अगर तुम अभी चुपचाप यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी को अनदेखा कर सकता हूँ, वरना। विक्रम अचानक मुस्कुराया। उसने अपनी बेटियों की ओर देखा और एक खेल वाले लहजे में पूछा, जिया, निया, क्या डैडी को तुम्हारे लिए एक और मज़ेदार जादू का करतब दिखाना चाहिए? हाँ, जादू। दोनों बच्चियां खुशी से उछल पड़ीं। लॉबी मैनेजर ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, यह कोई सकस नहीं है। लड़कों, इस बेवकूफ़ को पकड़ो और इसे बाहर फेंक दो और इसे एक अच्छा सबक सिखाओ। सुरक्षा गार्ड आक्रामक रूप से आगे बढ़े, लेकिन विक्रम अपनी जगह से हिला तक नहीं। वह अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे शांत खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें थोड़ी नीचे की और एक बहुत ही धीमी लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और गूंजती हुई आवाज में सिर्फ एक शब्द बोला, घुटने टेको। एक अदृश्य अदम्य शक्ति पूरे लॉबी में फैल गई। धप धप धप, जैसे किसी ने ऊपर से भारी दबाव डाला हो। वे सभी दर्जन भर हट्टे कट्टे सुरक्षा गार्ड और उनके साथ वह घमंडी लॉबी मैनेजर एक साथ एक ही पल में जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। डैडी, ये सब लोग अचानक घुटने क्यों टेक दिए? जिया ने बड़ी हैरानी से अपनी बड़ी आंखों से देखते हुए पूछा। शायद उन्होंने सोचा कि खड़े होकर बात करना बहुत थका देने वाला है और घुटनों के बल बैठना ज्यादा आरामदायक होगा। विक्रम ने तुरंत एक मजेदार और मासूम बहाना बनाया। ये स्पष्टीकरण बच्चों के लिए बिल्कुल सही था। कम से कम जिया और निया ने इसे सच मान लिया और हंस पड़ी। दूसरी ओर लॉबी मैनेजर और सुरक्षा गार्डों की हालत खराब थी। वे दर्द और दबाव के कारण रोने के कगार पर थे, लेकिन उनका शरीर उनकी बात नहीं सुन रहा था। विक्रम धीरे धीरे चलकर उस कांपते हुए लॉबी मैनेजर के पास गया और बड़ी उदासीनता से पूछा, अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, लाला कहाँ है? लॉबी मैनेजर ने दर्द से दांत पीसते हुए अपनी आखिरी बची हुई हिम्मत जुटाई और धमकी दी, जब हमारे बॉस लाला भाई वापस आएंगे तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम बस इंतजार करो, वे तुम्हें कुत्ते की मौत मारेंगे। विक्रम ने एक हल्की मुस्कान दी। बहुत अच्छा, मैं इंतजार करूंगा। इन शब्दों के साथ विक्रम ने बहुत हल्के से लॉबी मैनेजर के कंधे पर हाथ रखा, जैसे कोई दोस्त थपथपाता है। कड़क हड्डी टूटने की एक भयानक आवाज आई। विक्रम की उस हल्की सी थपकी से लॉबी मैनेजर का कंधा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। लॉबी मैनेजर दर्द से चीख उठा। विक्रम ने कहा, शांत। उस एक शब्द से लॉबी मैनेजर की आवाज उसके गले में ही घुट गई। वह दर्द से तड़प रहा था, उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। वह केवल विक्रम को घोर निराशा और खौफ भरी नजरों से देख सकता था। खाना लगाओ, हम इंतजार करते हुए खाना खाएंगे। विक्रम ने दूर कोने में खड़ी थरथर कांपती हुई एक महिला वेटर को आदेश दिया।
जल्द ही लॉबी के बीचों बीच एक बड़ी सी टेबल पर खाना लगा दिया गया। व्यंजनों की भरमार थी, स्वादिष्ट स्थानीय और कॉन्टिनेंटल खाना। दोनों छोटी लड़कियों ने बिना किसी चिंता या परवाह केजी भरकर खाना शुरू कर दिया। हालांकि मीरा के लिए खाना निगलना बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिरकार उसके आसपास जमीन पर वे लोग घुटने टेके बैठे थे जो आमतौर पर पूरे कस्बे में अपनी दादागिरी और आतंक के लिए जाने जाते थे। विक्रम ने कुछ निवाले खाए और फिर एक बोतल से अपने लिए स्थानीय जंगली फलों की शराब, वाइल्ड फ्रूट वाइन, डाली। शराब वाकई बहुत अच्छी थी, नीलगिरी पर्वत के खास फलों से बनी हुई। इसका स्वाद उसे उसके बचपन की याद दिला रहा था। होटल में मौजूद बाकी सभी लोग, कर्मचारी और कुछ अन्य मेहमान इस टेबल को बहुत ही अजीब और डरी हुई नज़रों से देख रहे थे। कई लोग दूर कोने में छिपकर आपस में फुसफुसा रहे थे और विक्रम को ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी मरे हुए आदमी को देख रहे हों। अरे बाप रे, जब बिग बॉस लाला वापस आएंगे और यह नज़ारा देखेंगे तो यहाँ ज़रूर रक्तपात, ब्लडशेड होगा। सही कह रहे हो, यह आदमी बहुत घमंडी और बेवकूफ़ है। क्या इसे पता नहीं है कि यह किसकी जगह पर बैठा है? इन फुसफुसाहटों ने मीरा को और भी ज्यादा डरा दिया। विक्रम भैया, क्या क्या हमें अब चलना नहीं चाहिए? बहुत देर हो गई है। चलना? क्यों? हमें क्यों जाना चाहिए जब लाला वापस आएगा? विक्रम ने एक फीकी मुस्कान दी और अपना गिलास उठाया। मैं उसी का तो इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, बाहर से भारी कदमों की आवाजें आईं और फिर लाला की चापलूसी भरी आवाज गूंजी। आइए आइए मैडम खन्ना, मिस चैन, मैडम खन्ना, कृपया इस तरफ, यह मेरा ही होटल है, आपका स्वागत है। जब लाला, जो अब एक मोटा और भड़कीले कपड़े पहने हुए नवधनाढ्य नूवो रीश जैसा दिख रहा था, अपने साथ एक बेहद फैशनेबल और अमीर दिखने वाली महिला मैडम खन्ना को लेकर लॉबी में दाखिल हुआ तो वह सामने का दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। क्योंकि उसके सामने जो नज़ारा था वह सचमुच अकल्पनीय था। उसके 1 दर्जन से ज्यादा हट्टे कट्टे खतरनाक सुरक्षा गार्ड और उसका मैनेजर जमीन पर मूर्तियों की तरह घुटने टेके बैठे थे और उनके बीच एक बड़ी सी टेबल पर एक आदमी, 2 महिलाएं, मीरा और तान्या। नोट: तान्या का उल्लेख पिछले अध्यायों के अनुसार है, हालांकि इस अध्याय के पाठ में उसका नाम नहीं है, लेकिन मीरा का है। और 2 बच्चे मजे से खाना खा रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? लाला की आंखें तुरंत गुस्से से ठंडी हो गईं। आज उसने बड़ी मुश्किल से और काफी पैसे खर्च करके जोंगडू से आई इस प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण अतिथि मैडम खन्ना को अपने होटल में आमंत्रित किया था ताकि वह अपना रुतबा दिखा सके। और अब इस शर्मनाक दृश्य ने उसे महसूस कराया कि उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। बॉस, ये सब इस आदमी की वजह से है। जमीन पर घुटने टेके हुए एक सुरक्षा दल के कप्तान ने दर्द से कराहते हुए चिल्लाया। पता नहीं इसने कौन सा काला जादू किया है, हम सब यहाँ घुटने टेकने पर मजबूर हैं, हम चाहकर भी उठ नहीं पा रहे हैं। लाला का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने विक्रम की ओर देखा जो बड़े आराम से अपनी शराब पी रहा था। उसने खौफनाक आवाज में पूछा, कौन है तू, बेवकूफ? क्या तुझे पता है कि तू कहाँ है? मेरी जगह पर आकर हंगामा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तू जीने से थक गया है? विक्रम ने अपना शराब का प्याला नीचे रखा और धीरे से अपनी आंखें उठाकर लाला को देखा। क्या ये मेरा पुराना पुश्तैनी घर नहीं है? विक्रम ने बहुत शांत स्वर में पूछा। इन शब्दों को सुनते ही लाला के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसने विक्रम को गौर से घूरा और फिर उसकी आंखों में एक पहचान की चमक कौंधी। तुम विक्रम? और ठीक उसी समय लाला के बगल में खड़ी मैडम खन्ना ने ठंडे व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, मैनेजर लाला, ऐसा लगता है कि आपके होटल में कुछ गंभीर समस्याएं चल रही हैं, क्या आप इन्हें संभाल नहीं सकते? लाला ने जल्दी से मैडम खन्ना की ओर एक चापलूसी भरी घबराई हुई मुस्कान बिखेरी। कोई दिक्कत नहीं मैडम, कोई बात नहीं, बस कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां हैं, मैं अभी इसे ठीक कर दूंगा। फिर वो विक्रम की ओर मुड़ा और अपने पुराने व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, ओह, तो ये तुम हो विक्रम? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सालों बाद भी जिंदा होगे। क्या हुआ, पैसे खत्म हो गए और भीख मांगने आए हो, या मुझे किसी चीज के लिए ढूंढ रहे हो? विक्रम अपनी कुर्सी पर आराम से पीछे झुक गया। उसने लाला को देखा जो एक सफल बिजनेसमैन का नाटक कर रहा था। विक्रम ने अचानक कहा, शुरू में मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक बहुत पुराना हिसाब चुकता करने आया था। लाला ने ठंडे चेहरे के साथ पूछा, कौन सा हिसाब? क्या बकवास कर रहे हो? विक्रम मुस्कुराया, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। क्या पुराना हिसाब? इतनी मेहनत कौन करे? तुम्हें तो बस खत्म कर देना चाहिए। क्या तुमने क्या कहा? खत्म कर दोगे? मुझे मार डालोगे? लाला हंसा, उसकी हंसी में अविश्वास और तिरस्कार था। सिर्फ तुम अकेले मेरे इलाके में? हा हा हा, लगता है तुम पागल हो गए हो। विक्रम के बारे में लाला की धारणा अभी भी स्कूल के दिनों के उस कमजोर, शर्मीले और डरपोक लड़के की थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने कौन बैठा है।
उस समय विक्रम ने अपना शराब का प्याला उठाया और लाला की ओर बढ़ाते हुए एक टोस्ट देने के अंदाज में कहा, तुम्हारी अगली यात्रा सुखद रहे लाला। तेरी तो। लाला गुस्से से आगे बढ़ा और गाली देने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य या कोई हरकत पूरी कर पाता, विक्रम अपनी जगह से गायब हो गया और बिजली की तेजी से लाला के ठीक सामने प्रकट हो गया। विक्रम ने उसका गला पकड़ लिया और उसे एक हाथ से हवा में उठा लिया, जैसे वो कोई तिनका हो। बेशक विक्रम ने ये सब एक विशेष कोण से किया ताकि उसका शरीर उसकी दोनों प्यारी बेटियों के लिए ढाल बन जाए और वे इस हिंसक दृश्य को न देख सकें। वे बस खाना खाने में मग्न थीं। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिला। लाला का चेहरा हवा में लटकते ही सांस की कमी से बैंगनी हो गया, उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसके हाथ पैर पीड़ा और डर से फड़कने लगे। वो अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहा था। विक्रम ने अपने बगल में खड़ी मैडम खन्ना की ओर अपना सिर घुमाया और हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, माफ करना, क्या तुम इसकी दोस्त हो? मैडम खन्ना बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी। इसके विपरीत वह विक्रम को बड़ी दिलचस्पी और गहनता से देख रही थी, जैसे उन्हें कोई बहुत ही रोचक चीज मिल गई हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ एक बिजनेस एसोसिएट हूँ। अच्छा, तो ठीक है, मैं इसे विदा कर देता हूँ। बोलने के बाद विक्रम ने अपने हाथ पर एक हल्का सा दबाव डाला। कड़क, एक भयानक कर्कश आवाज गूंजी। विक्रम की लोहे जैसी मजबूत पकड़ से लाला की गर्दन तुरंत टूट गई। अपनी अंतिम सांस तक लाला को उम्मीद नहीं थी कि यह कमजोर विक्रम वास्तव में उसे मारने की हिम्मत या ताकत रखेगा। इसलिए अंत तक लाला की निर्जीव आंखें अविश्वास, दहशत और एक गहरे, कभी न खत्म होने वाले पछतावे से भरी रहीं। इस समय होटल की लॉबी में घुटने टेके बैठे सभी लोग बुरी तरह डर गए थे। विशेषकर वो लॉबी मैनेजर, जिसकी आंखें डर और अविश्वास से लगभग बाहर निकल आई थीं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्रम जैसा साधारण दिखने वाला आदमी सबके सामने दिनदहाड़े लाला जैसे खूंखार गुंडे को मारने की हिम्मत करेगा। मीरा तो और भी अधिक भयभीत हो गई थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आप देखिए, नीलगिरी कस्बा में लाला एक अछूत सम्राट की तरह था, जिसके खिलाफ कोई भी उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता था। और फिर भी विक्रम भैया ने उसे बड़ी आसानी से, बिना किसी हिचकिचाहट के, गला घोंटकर मार डाला था। इस खौफनाक सच ने मीरा की रीढ़ में ठंडक दौड़ दी थी। हालांकि वो कुलीन और शांत दिखने वाली महिला शालिनी चेन ऋषि, जो लाला के साथ आई थी, आश्चर्यजनक रूप से शांत रही। उसने इस खूनी दृश्य को देखकर भी अपनी पलकें नहीं झपकाईं। उसने एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान के साथ बस इतना ही कहा, यह आदमी निर्णायक रूप से हत्या करता है। विक्रम ने एक पल के लिए उसकी ओर अपनी उदासीन नजरों से देखा और फिर अपनी बेटियों के पास जाने के लिए मुड़ गया, जैसे कि कुछ खास हुआ ही न हो। लेकिन ठीक उसी समय होटल के प्रवेश द्वार से लोगों का एक और समूह शोर मचाते हुए अंदर आया। सबसे आगे वाला व्यक्ति एक युवक बेहद शानदार और महंगे डिजाइनर कपड़ों में था। उसके चेहरे पर एक चुनौतीपूर्ण और घमंडी भाव था जो उसकी धनदौलत और रुतबे को दर्शाता था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसकी नज़र शालिनी पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक चौड़ी, चापलूसी भरी मुस्कान फैल गई। अरे वाह, शालिनी जी, मुझे पता था कि मैं आपको यहीं कहीं पालूंगा। उसे देखकर शालिनी अपनी भौहें चढ़ाने और झुंझलाहट दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। रॉकी, यू हेमिंग, तुम सच में एक खोटे सिक्के की तरह हो। मैं जहां भी जाती हूं, तुम मेरे पीछे पीछे कैसे आ जाते हो? रॉकी ने उसकी झुंझलाहट को नज़रअंदाज करते हुए हंसते हुए कहा, शालिनी जी, आप उस ज़रूरी खजाने की तलाश में इतनी दूर आए हैं, तो जाहिर है मुझे आपकी सुरक्षा और मदद के लिए साथ आना ही था। और देखिए, आपकी मदद के लिए मैंने किसे विशेष रूप से आमंत्रित किया है। इतना कहते ही एक सफ़ेद बालों वाला, प्रतिष्ठित दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति रॉकी के पीछे से बाहर आया। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर शालिनी का व्यवहार तुरंत बदल गया और वह सम्मानपूर्ण हो गई। नमस्ते, तो आप ही जोंगडू के प्रसिद्ध फेंग शुई गुरुजी सोंग मास्टर सोंग यी हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आपको अपना सम्मान अर्पित करती हूँ। गुरुजी सोंग ने मंद मंद मुस्कुराते हुए एक समझदार बुजुर्ग की तरह कहा, मिस शालिनी, आपको इतनी विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके परिवार और आपकी ख्याति के बारे में बहुत सुना है, और युवा स्वामी रॉकी के विशेष निमंत्रण पर मैं स्वाभाविक रूप से आपको उस खजाने को ढूंढने में मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। विक्रम ने शुरुआत में उनकी बातचीत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उसने खजाने की खोज और फेंग शुई का जिक्र सुना तो वह सोच में पड़ गया और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उस समय गुरुजी सोंग ने अपनी बात जारी रखी, नीलगिरी पर्वत अपनी राजसी आभा और शक्तिशाली ड्रैगन ऊर्जा के साथ निश्चित रूप से प्राचीन गुफाओं और स्वर्ग केव्स एंड हेवंस की एक धन्य भूमि ब्लेस्ड लैंड छुपाए हुए है। ये सुनकर शालिनी बहुत खुश और उत्साहित हो गई। सच में गुरुजी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सचमुच उस विशाल पहाड़ को थोड़ा थोड़ा करके ढूंढने की जरूरत है? गुरुजी सोंग ने सिर हिलाया, नहीं मिस शालिनी,
ये सबसे मूर्खतापूर्ण और समय लेने वाला तरीका होगा। बेहतर होगा कि किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या उसने कभी पहाड़ में कोई अजीब या असामान्य जगह देखी है। और तभी मीरा ने, जो अब तक डर के मारे चुप थी, अचानक हिचकिचाते हुए कहा, पहाड़ की गहराई में एक बहुत ही अजीब और अथाह गहरा तालाब है। उसके शब्दों ने गुरुजी सोंग, रॉकी और शालिनी की निगाहें तुरंत मीरा की ओर मोड़ दीं। उनकी तीखी जांच पड़ताल के तहत मीरा ने घबराहट से अपना सिर नीचे कर लिया। मिस, आप जिस तालाब की बात कर रही हैं वह ठीक कहाँ है? गुरुजी सोंग ने उत्सुकता से पूछा। ये पहाड़ों की बहुत गहराई में है। वहां जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है और बहुत कम स्थानीय लोग ही वहां तक जाते हैं। आमतौर पर बाहर के लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। बहुत बढ़िया, गुरुजी सोंग ने कहा। तो फिर क्या हम मिस को हमारे लिए गाइड बनने और रास्ता दिखाने के लिए परेशान कर सकते हैं? मीरा ने विक्रम को देखा। वो बहुत परेशान और अनिश्चित थी। विक्रम उदासीन बना रहा। उसने न तो सहमति दी और न ही असहमति जताई। इस देरी पर अधीर होकर घमंडी रॉकी ने अपनी जेब से नोटों का एक मोटा बंडल निकाला और उसे लापरवाही से मेज पर फेंक दिया। ये लो, तुम्हारी मेहनत के लिए। अगर हम सचमुच कुछ ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें इस रकम का दोगुना दूंगा। चलो, अब रास्ता दिखाओ। मीरा हैरान रह गई। नोटों का वो बंडल कम से कम 20,000 रुपये का था। उसके माता पिता साल भर की कड़ी मेहनत के बाद भी इतनी बड़ी रकम नहीं कमा पाते थे, और फिर भी इस अमीर लड़के ने उस पैसे को ऐसे फेंका था जैसे किसी भिखारी को भीख दे रहा हो। अमीरी और गरीबी के इस अपमानजनक अंतर ने मीरा को बहुत असहज कर दिया। विक्रम ने उस पल एक हल्की, शांत मुस्कान दी। बहुत बढ़िया, सहयोग से मैं भी अपनी बेटियों के साथ पहाड़ पर घूमने जा रहा था। मीरा, तुम यह ऑफर ले लो, हम सब साथ चलेंगे। जब विक्रम बोला तो रॉकी ने उसकी ओर देखा। उसने विक्रम को सिर से पैर तक घूरा। उसके साधारण कपड़ों को देखकर रॉकी के मन में तुरंत तिरस्कार का भाव आ गया। ये कौन है? क्या कोई भी ऐरा-गैरा हमारे साथ आ सकता है? हालांकि शालिनी ने सहमति में सिर हिलाया। ये वास्तव में अच्छा विचार है रॉकी। एक स्थानीय गाइड होने का मतलब है कि हमें भटकने की चिंता नहीं करनी होगी, और मिस्टर विक्रम और उनका परिवार भी साथ है तो और भी अच्छा है। इस टिप्पणी ने रॉकी का मूड खराब कर दिया। ये शालिनी एक बहुत बड़ी वारिस थी जिसका वह लंबे समय से पीछा कर रहा था। उसके परिवार की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे झोंगडू में शीर्ष पर गिना जा सकता था। इतने लंबे समय तक उसका पीछा करने के बाद भी शालिनी ने उसे कभी भाव नहीं दिया था। लेकिन अब वो इस अजनबी, साधारण दिखने वाले आदमी के प्रति इतनी अपनापन दिखा रही थी जिससे रॉकी बहुत चिढ़ गया। उसने अपनी भावनाओं को छिपा लिया, लेकिन मन ही मन सोचा, साले, एक बार पहाड़ों में पहुंच जाएं, फिर मैं तुझसे निपटूंगा। जब सब तैयार हो गए तो ये समूह नीलगिरी पर्वत की ओर चल पड़ा। शुरुआत में रास्ते में बहुत सारे पर्यटक थे, लेकिन जैसे जैसे मीरा उन्हें पहाड़ के दूरदराज और दुर्गम इलाकों में ले गई, पर्यटकों का दिखना मुश्किल हो गया। अंत में कोई पगडंडी भी नहीं बची थी। उन्हें झाड़ियों और चट्टानों के बीच से रास्ता बनाना पड़ रहा था। वे इस समय पहाड़ों की गहराई में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके थे। विक्रम अपनी दोनों बेटियों को गोद में उठाए हुए था, फिर भी वो बड़ी आसानी और फुर्ती से चल रहा था। दूसरी ओर रॉकी कुछ ही कदम चलने के बाद ही बुरी तरह हांफने लगा था। इस बीच गुरुजी सोंग बार बार अपना कंपस निकालकर चेक कर रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उनकी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। जब वे अंततः एक ऐसी जगह पहुंचे जो एक मृत अंत, डेड एंड लग रही थी, मीरा ने सबको एक चट्टान के पीछे एक छिपे हुए मोड़ से ले गई, और अचानक उनके सामने एक विशाल, शांत तालाब प्रकट हुआ। तालाब का पानी इतना गहरा काला था कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। दूर से देखने पर भी उसमें से एक ऐसी ठंडक निकल रही थी जो हड्डियों तक को जमा देती थी। पानी के किनारे ड्रैगन गट्स के कुछ पौधे उगे हुए थे। लेकिन ये सब नहीं था। तालाब के बिल्कुल बीचों बीच पानी की सतह पर एक सीधा खड़ा, अद्भुत और पवित्र सफेद कमल, व्हाइट लोटस का फूल खिला हुआ था। वो कमल बिल्कुल बेदाग और चमकदार सफेद था। इस कड़ाके की ठंड और सुनसान पहाड़ में उसका होना पूरी तरह से अप्राकृतिक और जादुई लग रहा था। इस कमल को देखते ही गुरुजी सोंग का चेहरा खुशी और उत्तेजना से चमक उठा। यही वह पवित्र औषधि, होली मेडिसिन है जो मरे हुए मांस को भी जोड़ सकती है और मौत के कगार से जिंदगी वापस ला सकती है। हमें मिल गया। इन शब्दों को सुनकर शालिनी भी बेहद उत्साहित हो गई। उसने अपने साथ आए कई हथियारबंद अंगरक्षकों को आदेश दिया, जाओ, जल्दी से वो कमल तोड़कर मेरे पास लाओ। अंगरक्षक, जो पूरी तरह से हथियारों और डाइविंग गियर से लैस थे, तुरंत उसके आदेश का पालन करने के लिए पानी में कूद पड़े। जैसे ही वे तालाब में दाखिल हुए, ऑपरेशन सुचारू रूप से शुरू हुआ। गार्ड तेजी से तैरते हुए उस जादुई कमल के पास पहुंच गए। लेकिन ठीक उसी क्षण जब वे उस फूल को छूने ही वाले थे, अचानक तालाब की शांत सतह पर विशाल लहरें उठने लगीं। पानी उबलने लगा
और फिर पानी के बीच से एक पानी की टंकी जितना मोटा विशालकाय सांप का सिर बाहर निकला। उस त्रिकोणीय सिर पर एक जोड़ी खूंखार सीधी खड़ी आंखें थीं जो एक ठंडी निर्जीव चमक बिखेर रही थीं। सभी लोग सदमे में आ गए। अंगरक्षक बुरी तरह भयभीत हो गए। जैसे ही वे अपनी जान बचाने के लिए पीछे मुड़े, उस विशालकाय अजगर ने अपना विशाल मुंह खोल दिया और एक तेज फुफकार के साथ जहरीली काली धुंध ब्लैक मिस्ट का एक बादल उन पर छोड़ दिया। इससे पहले कि वे चिल्ला पाते या कोई प्रतिक्रिया दे पाते, वे गार्ड उस जहरीली धुंध में घिर गए और कुछ ही सेकंड में सड़कर नष्ट हो गए। उस समय गुरुजी सोंग डर के मारे चिल्लाए, हे भगवान, यह एक जलड्रैगन जाओलोंग है। यह एक जलड्रैगन में बदल गया है। वास्तव में सभी ने देखा कि उस विशाल सांप के सिर पर दो छोटे अभी अभी उगे हुए सींग थे। किंवदंती के अनुसार यदि वे सींग पूरी तरह विकसित हो जाते तो यह जलड्रैगन एक असली उड़ने वाला स्वर्गीय ड्रैगन हेवनली ड्रैगन बन जाता। जैसे ही गुरुजी सोंग चिल्लाए, जलड्रैगन का सिर उनकी आवाज की दिशा में मुड़ गया। उसकी ठंडी निर्जीव आंखें किनारे पर खड़े लोगों को घूरने लगीं। जल्दी करो, मारो इसे, गोली चलाओ। घबराहट से पीला पड़ा हुआ रॉकी अपनी पिस्तौल निकालकर पागलों की तरह गोली चलाने लगा। उसके साथ मौजूद बाकी लोगों ने भी अपनी बंदूकें निकाल लीं और उस विशाल सिर पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। धायां धायां धायां, लेकिन गोलियों से उस जलड्रैगन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उनकी सख्त खाल से टकराकर गोलियां बेकार हो गईं, बल्कि इस हमले ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। एक भयानक गर्जना के साथ जलड्रैगन ने एक और काली धुंध का बादल किनारे पर खड़े लोगों की ओर छोड़ा। रॉकी और गुरुजी सोंग अपनी जान बचाने के लिए रास्ते से हटने को दौड़े। जहां तक शालिनी का सवाल है, वो इस भयानक दृश्य से इतनी स्तब्ध थी कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। इस जलड्रैगन ने उस दुनिया के बारे में उसकी सारी समझ को नष्ट कर दिया था जिसे वह वर्षों से जानती थी। घबराहट में विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक तरफ खींच लिया, उसे धुंध की चपेट में आने से बचा लिया। गुरुजी सोंग निराशा में चिल्लाए, ये खत्म हो गया, हम सब मारे जाएंगे। अपने हमले से चूकने पर जलड्रैगन और भी क्रोधित हो गया। वह पूरी तरह से पानी से बाहर आ गया। उसका विशाल शरीर, जो किसी कार जितना मोटा और दसियों मीटर लंबा था, किनारे के पास कुंडली मारकर खड़ा हो गया। उसका सिर लोगों की ओर बढ़ रहा था। धमाका! जैसे ही उसने अपनी पूंछ से जमीन पर प्रहार किया, ठोस चट्टानी जमीन सभी दिशाओं में फट गई। और इससे पहले कि भीड़ भाग पाती, उसकी विशाल पूंछ एक चाबुक की तरह उनकी ओर लपकी। यदि उस पूंछ का प्रहार उन पर होता तो वे सभी उसी क्षण मारे जाते। गुरुजी सोंग निराशा में फिर चिल्लाए, हे भगवान, ये जलड्रैगन सचेत और बुद्धिमान हो गया है। रॉकी और शालिनी इतने भयभीत हो गए कि वे अपना होश खो बैठे। जब सभी को लगा कि वे निश्चित रूप से बर्बाद हो चुके हैं, तभी विक्रम धीरे से बड़ी शांति से आगे बढ़ा। उसने अपना एक हाथ बढ़ाया और हवा में लपकती हुई उस विशाल पूंछ को बड़ी आसानी से पकड़ लिया, जैसे कोई खिलौना पकड़ रहा हो। स्तब्ध सन्नाटे के उस क्षण में विक्रम ने एक ठंडी उपहासपूर्ण हंसी हंसी। सिर्फ एक साधारण मडफिश कीचड़ की मछली होकर भी इतना अहंकारी होने का साहस कैसे कर सकती है? विक्रम की बाह में अचानक एक अमानवीय ताकत का संचार हुआ। उसने उस विशालकाय जलड्रैगन जाओलोंग को, जो दसियों टन भारी था, एक झटके में अपनी पूंछ से पकड़कर हवा में उछाल दिया, जैसे वो कोई रस्सी हो। फिर उसने उसे पास के कई ऊंचे और घने पेड़ों की ओर निशाना बनाया और उसे पूरी ताकत से घुमाकर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। धमाका! एक जोरदार गगनभेदी धमाके के साथ वे विशाल पेड़, जो इतने मोटे थे कि एक आदमी उन्हें अपनी बाहों में नहीं भर सकता था, माचिस की तीलियों की तरह टूटकर गिर गए। लकड़ी के टुकड़े और पत्ते हर तरफ बिखर गए। इस भयावह और अविश्वसनीय दृश्य ने वहां मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह जलड्रैगन भी इस अचानक हुए हमले से एक पल के लिए स्तब्ध रह गया था, लेकिन अगले ही पल उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक भयानक गर्जना के साथ अपना विशाल जहरीला मुंह खोला और सीधे विक्रम पर झपटा। विक्रम ने एक ठंडी निर्भीक हंसी हंसी। उसने एक हाथ से सांप की पूंछ को अभी भी मजबूती से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से आगे बढ़कर उसने बिजली की तेजी से जलड्रैगन के सिर पर उगे हुए दो छोटे सींगों में से एक को पकड़ लिया। कड़क! एक धीमी लेकिन स्पष्ट हड्डी टूटने की आवाज गूंजी। विक्रम ने अपनी नंगी ताकत से जलड्रैगन के एक सींग को जड़ से उखाड़कर तोड़ दिया था। ड्रैगन की एक गगनभेदी दर्द भरी दहाड़ पूरे पहाड़ में गूंज उठी। जलड्रैगन दर्द और गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया और बेतहाशा छटपटाने लगा। फिर भी विक्रम पूरी तरह से शांत और अविचल रहा। क्या मजाक है? उसने अपने पिछले जीवन में ब्रह्मांड के आरंभ से अस्तित्व में रहे एक से बढ़कर एक प्राचीन और शक्तिशाली असली ड्रैगनों, ट्रू ड्रैगन्स, का वध किया था। वो इस अशुद्ध रक्त वाले आधे अधूरे विकसित जलड्रैगन हाइब्रिड जाओलोंग से कैसे डर सकता था?
हालांकि अन्य लोग डर के मारे कांप उठे और कई कदम पीछे हट गए। शालिनी ने विक्रम के उस निडर और शक्तिशाली सिलहूट को देखा जो उस विशाल राक्षस के सामने खड़ा था। उसकी आंखें प्रशंसा, विस्मय और एक अजीब से आकर्षण से भर गईं। रॉकी ने ये देखा और वह ईर्ष्या और आक्रोश से भर गया। ये साधारण दिखने वाला बच्चा कौन है और यह इतना भयानक और शक्तिशाली कैसे है? नहीं, मुझे इससे निपटने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना यह मेरा सारा खेल बिगाड़ देगा। इस समय किनारे पर खड़ी जिया और निया अपने पिता के लिए चिंतित होकर जोर से चिल्लाईं, पापा, आप ये कर सकते हैं, मारो उसे। जलड्रैगन दर्द से पागल होकर और आवाज सुनकर अचानक दिशा बदलकर सीधे उन दोनों मासूम बच्चियों की ओर बढ़ गया। विक्रम की आंखों में भयानक क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। क्या इस कीड़े ने सचमुच मेरी बेटियों को निशाना बनाने की हिम्मत की? तो फिर अब इसके लिए सिर्फ मौत ही बची है। विक्रम पूरी ताकत से उस जलड्रैगन की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन ठीक उसी क्षण एक और भी भयानक और नीच घटना घटी। रॉकी ने, जो पास ही खड़ा था, मौका देखकर अचानक उन दोनों युवा लड़कियों, जिया और निया, को जोर से धक्का दे दिया। लड़कियां पूरी तरह से तैयार नहीं थीं और चीखते हुए सीधे उस अथाह गहरे और बर्फीले तालाब में जा गिरीं। नहीं! विक्रम ने एक दिल दहला देने वाली, क्रोधित दहाड़ लगाई। उसने जलड्रैगन को छोड़ दिया और तुरंत अपनी बेटियों को बचाने के लिए उनके पीछे तालाब में कूद पड़ा। जलड्रैगन मौत के मुंह से बाल बाल बचकर वहां से भागा नहीं। इसके बजाय उसने अपना खूनी, दर्द से भरा सिर पानी से बाहर निकाला और किनारे पर खड़े लोगों को अपनी ठंडी, सांप जैसी आंखों से घूरने लगा। फिर वह भी शिकार की तलाश में खुद तालाब की गहराई में डूब गया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। विक्रम, दोनों लड़कियां और जलड्रैगन सभी एक पल में पानी के नीचे ओझल हो चुके थे। तालाब की सतह पर केवल बुलबुले और लहरें बची थीं। भीड़ की सन निगाहें धीरे धीरे रॉकी की ओर मुड़ गईं, जिसने ये घिनौना काम किया था। रॉकी ने घबराहट में अपना सिर खुजलाया और एक झूठी, खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, अरे, मुझे बस डर था कि वह सांप उन दोनों छोटी बच्चियों को चोट पहुंचा देगा, इसलिए मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया और वे पानी में गिर गईं। गलती हो गई। लेकिन शालिनी का चेहरा गुस्से से पानी की तरह काला पड़ गया था। उसने उसके इस बेतुके स्पष्टीकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया। और मीरा, वो तो पहले से ही फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं। भैया, विक्रम भैया, आपको कुछ नहीं हो सकता। नहीं। फिर वह रॉकी की ओर मुड़ी और गुस्से से चिल्लाई, कमीने, राक्षस, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने जानबूझकर उन दो मासूम बच्चियों को धक्का दिया और अब मेरे भैया को भी खतरे में डाल दिया। तुम इंसान नहीं हो। रॉकी का रंग गहरा और उदास हो गया। उसे एक पहाड़ी गांव की लड़की के जीवन या मृत्यु की जरा भी परवाह नहीं थी। बकवास बंद करो। ऐ लड़कों, इसे पकड़ो, इसे बाद में देखेंगे। रॉकी ने मीरा की सुंदरता को देखकर एक गंदा विचार मन में लाते हुए अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया। इस समय गुरुजी सोंग ने भी अपनी भौहें सिकोड़ी। ये युवा मास्टर रॉकी सचमुच बहुत नीच और क्रूर था। लेकिन चूंकि उन्होंने इस आदमी का पैसा लिया था और वे उसके प्रभाव से डरते थे, इसलिए उनके पास उसका विरोध करने का कोई कारण या हिम्मत नहीं थी। इस बीच गुरुजी सोंग ने तालाब के किनारे उगने वाली कीमती औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये जगह, जहां इंसानों का आना जाना बहुत कम था और जो जलड्रैगन की ड्रैगन आभा से पोषित थी, अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान और दुर्लभ जड़ी बूटियों का घर थी। रॉकी अपने दिल में बेहद संतुष्ट महसूस कर रहा था। ताकत का क्या फायदा अगर दिमाग ही न हो? बस एक छोटी सी चाल से मैंने उस ताकतवर आदमी और उसकी बेटियों को रास्ते से हटा दिया। अब वह जलड्रैगन उन्हें खा जाएगा और सारा खजाना हमारा होगा। लेकिन ठीक उसी समय जब वह अपनी चालाकी पर खुश हो रहा था, तालाब, जो शांत हो चुका था, अचानक फिर से उबलने लगा। इतना ही नहीं, पानी के बीचों बीच खिला वो पवित्र सफेद कमल का फूल पलक झपकते ही राख में बदल गया और गायब हो गया। रॉकी चौंक गया। गुरुजी सोंग, यह क्या हो रहा है? गुरुजी सोंग का चेहरा गंभीर और तनावपूर्ण था। वे कुछ बोलने ही वाले थे कि पानी के बीच से धीरे धीरे तीन आकृतियां ऊपर उठने लगी। विक्रम और उसकी दोनों बेटियां, जिया और निया। ये तीनों पानी की सतह पर ऐसे कदम रख रहे थे जैसे वह ठोस जमीन हो, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वे पूरी तरह से सूखे थे। उनके कपड़ों या बालों पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी, मानो वे स्वयं अमर देवता हों। सभी लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए। उस क्षण गुरुजी सोंग ने कांपती आवाज में कहा, देखो, उनकी तरफ देखो, उनके पैरों के नीचे देखो। सभी की नजरें तुरंत उस दिशा में गईं। उन्होंने देखा कि विक्रम और उसकी बेटियों के पैरों के नीचे पानी से बाहर निकला हुआ उस विशालकाय जलड्रैगन का सिर था। वे एक ड्रैगन के सिर पर खड़े होकर पानी से बाहर आ रहे थे। क्या राजसी और खौफनाक दृश्य था। रॉकी और बाकी लोग पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।
गुरुजी सोंग इस बिंदु पर एक जोरदार धप की आवाज के साथ जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े, क्योंकि वे किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर जानते थे कि यह आदमी विक्रम अब उनकी समझ और उकसावे से बहुत परे है। उन्होंने दशकों तक अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ संघर्ष किया था और बड़ी मुश्किल से सच्चा साधक जेनरन रेल्म के स्तर तक पहुंच पाए थे, और जियाओ दायरे शाओआओ रेल्म से अभी भी बहुत दूर थे। एक जल ड्रैगन तो दूर की बात, एक साधारण दुष्ट आत्मा भी उनकी जान ले सकती थी। फिर भी इस आदमी ने पानी के अंदर उसके अपने क्षेत्र में एक जल ड्रैगन को वश में कर लिया था, और अब उस जल ड्रैगन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह स्वेच्छा से और पूरी तरह से विक्रम के अधीन हो गया है। उसकी आंखों में थोड़ी सी भी अवज्ञा या विरोध नहीं था, बल्कि एक अजीब तरह का भाग्यशाली होने का भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम द्वारा उस पर कदम रखना उसके लिए एक सम्मान की बात हो। गुरुजी सोंग का इस तरह घुटने टेकना कई लोगों के लिए एक बड़ा झटका था। झोंगडू में गुरुजी सोंग एक प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्हें इतनी आसानी से और पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते देखना अविश्वसनीय था। रॉकी डर के मारे कांप उठा और चुपचाप पीछे हटने लगा। ठीक उसी क्षण विक्रम ने उसकी ओर एक उदासीन ठंडी नजर डाली। रॉकी को लगा जैसे उसकी मांसपेशियों ने उसके आदेशों का पालन करना बंद कर दिया है। एक अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया। एक जोरदार प्लंक की आवाज के साथ रॉकी भी जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वह हिल भी नहीं पा रहा था। जल ड्रैगन का विशाल शरीर अभी भी तालाब में था, लेकिन उसका सिर पानी से बाहर था। विक्रम उस पर खड़ा था, एक सम्राट की तरह नीचे सबको देख रहा था। फिर उसने एक हल्की भयानक मुस्कान दी। असल में तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए रॉकी, क्योंकि तुम्हें खुद को राख में बदलते हुए देखने का दुर्लभ मौका मिलने वाला है। रॉकी को एक जबरदस्त झटका लगा। वह बोलना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। वह केवल गुरुजी सोंग की ओर भीख भरी नजरों से देख सकता था। गुरुजी सोंग एक पल के लिए झिझके, फिर हिम्मत जुटाकर बोले, मास्टर विक्रम, ये युवा गुरु रॉकी झोंगडू के शक्तिशाली हुओ परिवार युओ फैमिली से है। हालांकि इसने अभी अभी बहुत बड़ी गलती की है और जल्दबाजी में काम किया है, फिर भी मास्टर, मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया इसे इस बार छोड़ दीजिए। मुझे यकीन है कि हुओ परिवार आपको इस दया के लिए बहुत अच्छा इनाम देगा। विक्रम ने गुरुजी सोंग की ओर देखा और बहुत हल्के शांत स्वर में पूछा, क्या आप जानते हैं कि आप इतने सालों की साधना के बाद भी प्रगति क्यों नहीं कर पाए हैं? गुरुजी सोंग कांप उठे और उन्होंने अपना सिर शर्म से झुका लिया। विक्रम ने आगे कहा, क्योंकि तुम अभी भी सांसारिक शक्ति, धन और सुखों के मोह में फंसे हुए हो। एक सच्चे साधक को इन सब से ऊपर उठना चाहिए, स्वर्ग की अवहेलना, डिफाई द हेवंस करनी चाहिए और अपनी नियति खुद लिखनी चाहिए। लेकिन तुम सांसारिक शक्ति के सहारे साधना करने की कोशिश करते हो और इसका उल्टा असर तुम्हारे ही ऊपर पड़ रहा है। गुरुजी सोंग को मानो बिजली का झटका लगा हो। वे घुटनों के बल बैठे बैठे खुद से बुदबुदाने लगे, स्वर्ग की अवहेलना करो, स्वर्ग की अवहेलना करो। हाँ, स्वर्ग की अवहेलना करो। अगर स्वर्ग भी मुझे इजाजत नहीं देता तो मैं उन स्वर्गों को ही मिटा दूंगा। यही एक सच्चे साधक, एक अमर पूज्य का मार्ग है। विक्रम ने हल्के से आगे रॉकी की ओर इशारा करते हुए कहा। अचानक रॉकी की छोटी उंगली के सिरे से एक सफेद रंग की लौ जलने लगी। ये लौ बहुत धीरे धीरे जल रही थी, लेकिन इसका तापमान स्पष्ट रूप से अकल्पनीय रूप से अधिक था, क्योंकि जैसे ही यह लौ उसकी उंगली को छूती, वहां का मांस तुरंत जलकर राख हो जाता और हड्डी भी पाउडर बनकर हवा में बिखर जाती। रॉकी असहनीय पीड़ा में था। उसकी आंखें दर्द और दहशत से फटी हुई थीं, लेकिन फिर भी वह अपनी मांसपेशियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, इसलिए दर्द की चीख भी उसके गले में ही घुटकर रह गई थी। वो असहाय होकर केवल ये देख सकता था कि उसका अपना शरीर धीरे धीरे इंच द इंच उस सफ़ेद आग की लपटों में राख में बदलता जा रहा है। ये भयानक प्रक्रिया पूरे 1 मिनट तक चली, जो रॉकी के लिए एक युग के समान था, जिसके बाद उस सफ़ेद आग ने अंततः रॉकी को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया और उसे राख के ढेर में बदल दिया, जिसे हवा ने उड़ा दिया। ये दृश्य एक ही समय में क्रूर और एक अजीब तरह के न्यायपूर्ण सौंदर्य से भरा हुआ था। तभी विक्रम ने अपना हाथ हिलाया और उसकी दोनों बेटियां, जिया और निया, जो अब तक एक निलंबन सस्पेंडेड स्टेट की स्थिति में थीं और इस खौफनाक दृश्य से अनजान थीं, वास्तविकता में वापस आ गईं।